रेडियोलॉजी इज ए सब्जेक्ट जो बड़े ही इजी पीजी आपके 5-6 मार्क्स दे देते हैं, और जिस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे आपको बस उसमें ध्यान रखना है कि सर ने सिखाया है एक चेस्ट एक्सरे को कैसे पढ़ना है, नॉर्मल को एबनॉर्मल से कैसे डिस्टिंग्विश करना है, वो देख लिया आपने, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज न्यूमोनिया और टीबी। दूसरी चीजें एब्डोमिनल सीटी पे यू नीड टू नो द नॉर्मल एनाटॉमिकल पार्ट, कि कहां पे स्प्लीन है, कहां पे पैंक्रियास है, कहां पे लिवर है, स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या फर्क है, कहां पे दिखता है, ठीक है। ये सारी बातें बेसिक बात करेंगे, एंड देन जो भी एफएमजी सॉल्यूशन डिकोडेड वाला है उसके क्वेश्चन तो करना ही है, राइट, दैट वी विल बी डूइंग, एंड देन विल टेक द ब्रेक, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है, ये हम प्रोसीड करेंगे ऐसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट डाउन। अगर नहीं है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स बेटर दैट यू राइट डाउन। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट राइटिंग इन इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ रिविजन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाने के बजाय मैं आपका 15 मिनट लूंगा, और 15 मिनट में पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। एंड रेडियोलॉजी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, let's quickly simplify the important topic that are very frequently asked. One of the topic that is very frequently asked for all of you guys is how to identify a chest x-ray. I want all of you guys to see and understand. और उसके बाद से मैं पहले नॉर्मल बता देता हूँ, and then I will show you x-rays, and then we can learn like clinically. It's like I am your clinical guide, and also I am your let's say revision buddy. I am your revision buddy, है ना। तो रिवीजन के साथ साथ क्लिनिकली थोड़ा सा गाइड करते हुए चलेंगे। यूजुअली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सी ए चेस्ट एक्सरे, आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है चेस्ट एक्सरे बच्चे? व्हाट ऑल थिंग्स आर यू एबल टू सी? बेसिक डिटेल सबको पता है। चेस्ट एक्सरे पीए व्यू, एपी व्यू पता है? व्हाट इज पीए व्यू? पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू, राइट। सो मान लीजिए पेशेंट यहाँ है, तो जो सोर्स ऑफ रेडिएशन, ये मान लो रेडिएशन है, ये जो हमारे कैमरामैन है ये रेडिएशन है, इनकी और पेशेंट के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? 6 फीट, राइट। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 6 फीट। पीए व्यू में बाकी सारी चीजें पता है कि पीए व्यू में हम हाथ को पीछे रख करके एंटीरियरली करते हैं, सो दैट क्यों करते हैं एंटीरियरली? एल्बो क्यों बोलते हैं एंटीरियरली करो? स्कैपुला को लंग फील्ड से बाहर हटा दे। वो सारी बेसिक डिटेल है, अभी हम नहीं जाते, बिकॉज अगेन दिस इज रिव्यू सेशन, राइट। तो चेस्ट एक्सरे में जब भी आप देखना, सबसे पहले आप ये बोलना कि चेस्ट एक्सरे में ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले क्या लिखोगे? राइट लेफ्ट। वहां जाके मत करना मेरा राइट में उनका राइट, है ना, ऐसी बातें नहीं सोचते एग्जाम में। बस डायरेक्टली लिखना आर एल, राइट एंड लेफ्ट। क्लियर हो गए? जब राइट लेफ्ट कर दोगे तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके क्लीन हो गए। नाउ चेस्ट एक्सरे को देखोगे तो यू विल बी स्टार्टिंग विथ अप्रोच। मल्टीपल अप्रोच आर देयर, लेकिन कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसा अप्रोच नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच। वो आप अपने ऊपर है। एज यू डेवलप द क्लिनिकल स्किल यू लर्न हाउ टू रीड अ चेस्ट एक्सरे। फॉर मी आई विल टेल यू वेरी सिंपल वे। द सिंपल वे आई एम गोइंग टू टेल यू इज ABCD अप्रोच, एंड हियर A स्टैंड फॉर एयरवे। जब भी आप देखोगे एक चेस्ट एक्सरे में, यू आर गोइंग टू सी द एयरवे। एयरवे जो होता है यूजुअली कहां पे होता है बच्चे? मिडलाइन होता है या डेविएटेड होता है? नॉर्मली एयरवे जो होता है, इन अ नॉर्मल पर्सन द एयरवे इज एक्चुअली देयर इन द मिडलाइन। अब एबनॉर्मैलिटी पढ़ते हैं। लेट अस से इफ देयर इज एनी शिफ्टिंग ऑफ द एक्सरे, शिफ्टिंग ऑफ द एयरवे, शिफ्टिंग देखोगे कि किधर हो रहा है। इज इट हैपनिंग इप्सिलैटरल शिफ्टिंग और कॉन्ट्रालैटरल शिफ्टिंग? इप्सिलैटरल मतलब आपको लंग्स में कोई पैथोलॉजी दिख रहा है और इधर ही शिफ्टिंग भी है, उसको इप्सिलैटरल बोलेंगे। कॉन्ट्रालैटरल, लंग्स में पैथोलॉजी दिख रहा है लेकिन कॉन्ट्रालैटरल जा रहा है, तो सोच के बताइएगा किस कंडीशन में इप्सिलैटरल शिफ्टिंग होगा? जिधर डिजीज है उधर ही शिफ्ट हो गया। न्यूमोथोरैक्स आ रही है? न्यूमोथोरैक्स में नहीं। कोलैप्स, उसको कोलैप्स वर्ड तो बड़ा कॉमन वर्ड हो गया, मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? एटिलैक्टेसिस, राइट। इप्सिलैटरल शिफ्टिंग कब होगा? व्हेनेवर देयर इज अ लंग कोलैप्स, एटिलैक्टेसिस। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये मेरा मान लीजिए फिंगर्स देख पा रहे हैं आप लोग? शैडो में देखिएगा, शैडो में फिंगर देख पा रहे हैं? शैडो में फिंगर, जितने भी फिंगर मेरे दिख रहे हैं, मान लो ये सारे के सारे फिंगर ब्लड वेसल है, और ये बीच में जो एरिया दिख रहा है जहां कुछ नहीं, वो एयर है। एयर में कोई देख नहीं सकता, लेकिन ब्लड वेसल को वी कैन, है ना। तो जब भी कोलैप्स होगा तो सारे ब्लड वेसल क्या होंगे? एक साथ आ जाएंगे। जब कोलैप्स होगा, ब्लड वेसल एक साथ आएंगे, तो विल देयर बी इंक्रीज इन द ओपेसिटी? द आंसर इज यस। एक्सरे पे एयर कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। तो बीच में तो आपको ब्लैक दिख रहा था, लेकिन अब वो ब्लैकनिंग खत्म हो गई। बात समझ में आ गया? तो जब ये कोलैप्स होगा तो जो भी स्ट्रक्चर होंगे, ऊपर वाले नीचे वाले, सबको क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, अपनी तरफ खींच लेता है, राइट। तो इप्सिलैटरल समझ में आ गया। नाउ कॉन्ट्रालैटरल किस किस कंडीशन में होगा? मान लीजिए किसी पेशेंट को हो रहा है न्यूमोथोरैक्स। इफ देयर इज एनी पेशेंट ऑफ द न्यूमोथोरैक्स, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द न्यूमोथोरैक्स? देयर विल बी नो ब्लड वेसल मार्किंग, ब्लड वेसल मार्किंग नहीं दिखेगा। देयर विल बी नो लंग पैरेन्काइमा मार्किंग, लंग पैरेन्काइमा नहीं दिखेगा।
there will be no lung parenchyma marking. Apart from that, there will be एक्सेसिवली लूसेंट लंग फील्ड, है ना, काफी ब्लैक लूसेंट फील्ड दिखेगा. अभी इमेज भी दिखाते चलूंगा, बट एज ऑफ नाउ न्यूमोथोरैक्स के बारे में समझ गए. और किस कंडीशन में कॉन्ट्रालेटरल शिफ्टिंग होगा न्यूमोथोरैक्स के अलावा? न्यूमो मतलब एयर आ गया, वो शिफ्टिंग कॉन्ट्रालेटरल करता है. और कार्डियक टेम्पोरेट और इफ्यूजन, इफ देयर इज एनी केस ऑफ इफ्यूजन और इफ देयर इज एनी मास, अगर कोई ट्यूमर है, कोई मास है, वो भी क्या करेगा? कॉन्ट्रालेटरल शिफ्टिंग करेगा. तो एयरवे नॉर्मली हो गया. एयरवे में आप एक और चीज देखते हैं, देखोगे अगर आप यहां पे, तो ये जो बाइफर्केशन है, इस बाइफर्केशन को क्या बोलते हैं? दिस बाइफर्केशन इज नोन एज व्हाट? कैराइना. कैराइना. नॉर्मल कैराइनल एंगल कितना होता है? कैराइनल एंगल, कैराइना का एंगल होता है नॉर्मली 60 टू 70 डिग्री. दिस इज द नॉर्मल कैराइनल एंगल, 60 टू 70 डिग्री. और कैराइना जहां से मान लीजिए आया, मान लीजिए आपका ट्रैकिया आया और एक पर्टिकुलर एरिया पे बाइफर्केट हुआ. किस एरिया पे बाइफर्केट होता है नॉर्मल एनाटॉमी? T4 पे बाइफर्केट होता है, राइट? T4 पे बाइफर्केट हुआ और जो बाइफर्केशन का एंगल है नॉर्मली कितना होता है? 60 टू 70 डिग्री. अब मुझे सोच के बताइएगा कि अगर किसी वजह से इफ द कैराइनल एंगल इज मोर देन 70 डिग्री, इफ एंगल इज मोर देन 70 डिग्री, देन इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट विल बी इट्स पॉसिबल कॉज? द मोस्ट कॉमन कॉज विल बी योर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट. क्या दिखेगा? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज इन द कैराइनल एंगल. और जब भी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है तो उसका एक्सरे जो फाइंडिंग होता है, द फाइंडिंग ऑफ द लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट विल बी योर डबल डेंसिटी साइन. क्या मिलेगा? डबल डेंसिटी साइन या डबल कंटूर. डबल डेंसिटी या क्या मिलेगा? डबल कंटूर. दो डेंसिटी मिलेगा, दो कंटूर मिलेगा. अभी मैं आपको एक्सरे में दिखाऊंगा, समझ में आता जाएगा, राइट? डबल बबल में कंफ्यूज मत होइएगा. ये डबल डेंसिटी एक्सरे मिल रहा है. डबल डेंसिटी डबल कंटूर किसे मिलेगा? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में. नाउ ये हो गया एयरवे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारी लाइन में? एयरवे के बाद क्या है नेक्स्ट? बी फॉर ब्रीदिंग. एक्सरे में ब्रीदिंग कैसे देखोगे? चलिए, ब्लड वेसल, मैडम ने बोला ब्लड वेसल को ले लेते हैं. नाउ नॉर्मली ब्लड वेसल कहां पे अपीयर होता है? नॉर्मल ब्लड वेसल, वेयर इज नॉर्मली ब्लड वेसल प्रेजेंट? इन अ नॉर्मल पर्सन द ब्लड वेसल is mainly at the, normally it is mainly located at the hilar region, and as you go in the periphery the blood vessel is less visible. और बाद में लेस पेरिफेरी, जितना आप बाहर जाते जाओगे, जैसे कि अगर ये चेस्ट एक्सरे है तो ज्यादा ब्लड वेसल वेस्कुलरिटी आपको यहां दिखेगी. एंड एज यू आर गोइंग इन द डिस्टल एरिया, एज यू आर गोइंग फ्रॉम मीडियल टू डिस्टल एरिया और लैटरल एरिया आई वुड से, उस कंडीशन में वेस्कुलरिटी क्या होगा? कम होता चला जाएगा. वेस्कुलरिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग और लास्ट में तो दिखता ही नहीं है. बट अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया क्लिनिकली इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे, मेनली एट द हाइलर एरिया, एंड इट विल बी लेस as we go laterally. It will be less as we go laterally. Now tell me guys, if the blood vessel is more visible on the lateral area, see, if the blood vessel is more prominent at the lateral area, more prominent laterally, उस condition को क्या बोलेंगे? What are you going to call that condition? If it is more prominent laterally, blood vessel में मतलब blood flow ज्यादा हो रहा है, right? Mainly this will be more seen in the patient with the pulmonary artery hypertension. उसमें एक particular chest X-ray sign मिलता है. Initially pulmonary artery hypertension में आपको एक साइन मिलता है, इसको बोलते हैं inverse mustache sign. mustache sign. आपने एक वर्ड सुना होगा कर्ली बी लाइन. थोड़ा आगे वाले स्टेजेस में आपको क्या मिलेगा? कर्ली बी लाइंस मिलेंगे. As the stage increase, there will also be something known as your bat wing appearance. कोई क्लियर तो नहीं है? क्लिनिकली कोरिलेट करते हुए चलेगा. बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? आगे चलते हैं. ब्लड वेसल के अलावा और क्या होगा? बी से और क्या हो सकता है? बोन हो सकता है. हो सकता है, नहीं हो सकता है? बी से बोन. नाउ नॉर्मली जब भी आप चेस्ट एक्सरे देखते हो, नॉर्मली जब भी आप चेस्ट एक्सरे देखते हो तो एंटीरियर वाला जो भी बोन है, बोन मतलब रिब केज, है ना? यूजुअली रिब केज वाले जो भी फाइंडिंग होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, कई बार ओवरलुक कर दिए जाते हैं, है ना? ये यूजुअली अगर सिस्टमेटिक अप्रोच से जाओगे तो ओवरलुक नहीं होता है. बोन देखोगे नॉर्मली, अगर एंटीरियर वाला बोन है ना, एंटीरियर वाला बोन जो होता है, जो आप देख रहे हो एक्सरे में, यूजुअली कितना विजिबल होना चाहिए? 6 बोन्स विजिबल होना चाहिए. नॉर्मल पर्सन में कितना होना चाहिए? 6. लेकिन अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में या किसी पर्सन में 6 से ज्यादा मिल रहा है, इफ मोर देन 6 बोन यू आर एबल टू काउंट, देन इसका मतलब ये होगा दैट विल बी अ हाइपर इन्फ्लेटेड लंग. Hyperinflated emphysema is a very good example, है ना? Hyperinflated lung. So this hyperinflation will be seen mainly. It could be a case of emphysema.
तो जो एम्फाइसीमा होता है उसमें एक पर्टिकुलर साइन मिलता है जिसको बोलते हैं फ्लैट डायफ्राम साइन। क्या मिलता है? फ्लैट डायफ्राम साइन। फ्लैट डायफ्राम साइन उसमें जो यूजुअली होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है, जो लंग्स होंगे दिस एंड विल बी एब्सोल्युटली फ्लैट, है ना, ये फ्लैट डायफ्राम होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एयर, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एयर इंट्रैपमेंट। लंग में जो है कि ज्यादा एयर भरा हुआ है, उस कंडीशन में द नंबर ऑफ रिब्स विल बी मोर देन 6, मतलब हाइपर इन्फ्लेटेड रहेगा, और उसमें एक साइन मिलता है तो फ्लैट डायफ्राम साइन। यूजुअली डायफ्राम कभी फ्लैट नहीं होता ना, देयर इज अगेन डेफिनेटली देयर इज अ आर्चिंग देयर ओवर देयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपर इन्फ्लेटेड। नाउ चूंकि मैं यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेटेड और इसकी बात कर रहा हूं, बी फॉर बोन। नेक्स्ट दैट वी आर हैविंग बोन। अगेन जब बोन का काउंटिंग करोगे उसी समय में यू विल आल्सो बी लुकिंग एट द वेदर देयर इज सम एब्नॉर्मलिटी, बिकॉज अगर ट्रॉमा का हिस्ट्री है तो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू लुक फॉर सम फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट दैट वी आर हैविंग इज सी। सी स्टैंड फॉर योर, सी स्टैंड फॉर योर सीपी एंगल। क्या देखोगे? सी स्टैंड फॉर योर सीपी एंगल। व्हाट इज सीपी एंगल मींस? कोस्टोफ्रेनिक एंगल। नाउ नॉर्मली दिस सीपी एंगल दैट वी हैव, इट इज वेरी वेरी शार्प। इसकी शार्पनेस आप अपने घर में जो नाइफ है उसके निप से, जो टिप है उससे कंपेयर कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी शार्प। द सीपी एंगल in any chest x-ray is supposed to be sharp. Any minute blunting in the CP angle, it represent what? Pleural effusion. Any blunting अगर मान लीजिए sharp नहीं है at any point of time, if the CP angle is blunted, then this will be a case of प्लूरल एफ्यूजन। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा कि सीपी एंगल के ब्लंटिंग के लिए कितना फ्लूइड चाहिए। डू यू नो दैट इन द प्लूरल स्पेस देयर इज नॉर्मली सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड? कितना फ्लूइड होता है? फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस कितना फ्लूइड होता है? अराउंड 10 to 15 ml. This 10 to 15 ml can also be detected using ultrasonography. Even the normal fluid can also be detected using ultrasonography. लेकिन क्या हमको ये एक्सरे में दिखेगा? एक्सरे में नहीं दिखेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी प्लूरल एफ्यूजन अगर बात होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? अल्ट्रासोनोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब आप बोलोगे सर चेस्ट एक्सरे क्यों नहीं? बिकॉज for use to cause CP angle blunting, normally there should be 100 to 150 ml fluid. कितना होना चाहिए? 100 to 150 ml fluid. कौन से व्यू की बात कर रहा हूं मैं? पीए व्यू की बात कर रहा हूं। बट अगेन दिस 100 to 150 में आपको जो ब्लंटिंग दिखेगा दैट विल बी सीन मेनली इन द पीए व्यू। बट देयर इज वन मोर व्यू दैट इज नोन एज योर लैटरल डेक्यूबिटस व्यू। कौन सा व्यू? लैटरल डेक्यूबिटस व्यू, जिसमें पेशेंट जो है कि लैटरली लेटा रहेगा, ठीक है। एंड लैटरल डेक्यूबिटस व्यू में जो फ्लूइड की सेटलिंग होती है वो कहां पे होती है? टुवर्ड्स द लोअर साइड। लैटरल डेक्यूबिटस व्यू में अगर चेस्ट एक्सरे पे फ्लूइड सेटलमेंट दिख रहा है तो इट कैन बी सीन मिनिमम ऑफ 50 ml चाहिए। कितना चाहिए? 50 ml। तो एक्सरे लैटरल डेक्यूबिटस व्यू में कम से कम 50 ml चाहिए, आपको पीए व्यू में कम से कम 100 ml 150 ml चाहिए। लेकिन इवन द नॉर्मल फ्लूइड वी आर एबल टू डिटेक्ट इन व्हाट? अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर एक्सरे में मेरे सीपी एंगल ब्लंटिंग है, अगर वो शार्प नहीं है, मैंने बोला एज शार्प, यू कैन कंपेयर एज शार्प एज लाइक अ टिप ऑफ योर नाइफ, ठीक है। ये हो गया सी फॉर सीपी एंगल, प्लूरल एफ्यूजन डायग्नोस कर लोगे। देन आते हैं डी। डी स्टैंड फॉर यू आर गोइंग टू लुक एट द डायफ्राम। यू आर गोइंग टू लुक एट द डायफ्राम। नाउ नॉर्मली जो डायफ्राम होता है, अगर मैं डायफ्राम की बात करूं तो डायफ्राम वी आर हैविंग राइट एंड लेफ्ट साइड। नॉर्मली डायफ्राम वी आर हैविंग राइट एंड लेफ्ट साइड। आप मुझे सोच के बताइएगा किस साइड का डायफ्राम ऊपर होगा, किस साइड का डायफ्राम नीचे होगा? क्या डायफ्राम कंटिन्यूअसली दिखेगा? डायफ्राम विल नेवर बी सीन कंटिन्यूअसली। कभी भी डायफ्राम कंटिन्यूअस नहीं दिखता है। डायफ्राम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं दिखता है। अगर कंटिन्यूअस डायफ्राम हुआ तो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज हार्ट इज सिटिंग ऑन द डायफ्राम। आपका लेफ्ट साइड वाला दिखेगा, लेफ्ट साइड वाला विल बी ऑन द अपर साइड, अपर और हायर साइड। नाउ कैन यू टेल मी व्हाई अपर और हायर? ड्यू टू liver shadow. Right side वाला will be mainly due to the lower side. Under right diaphragm, है ना? नहीं, मैंने गलती लिख दिया। ऊपर मैं ये कर दे रहा हूं, ये मैंने उल्टा लिख दिया। लोअर कौन सा वाला होता है? लिवर किधर होता है? लिवर हमारा राइट साइड होता है। ये हो गया इधर लेफ्ट वाला थोड़ा लोअर होता है।
नाउ लेफ्ट वाला जो लोअर होता है, इसमें एक और चीज है, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बबल दिखता है नॉर्मली, ये नॉर्मल में बता रहा हूं आपको, नॉर्मली एक बबल दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, गैस्ट्रिक बबल। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर राइट डायफ्राम के नीचे अगर आपको एयर बबल दिखता है तो क्या होगा? इफ देयर इज बबल या कोई भी अगर एयर ओपेसिटी, एयर शैडो आपको दिख रहा है बिलो, एयर बिलो द राइट डायफ्राम, right hemidiaphragm, then we are going to call this condition as a pneumoperitoneum। लेकिन गैस्ट्रिक बबल क्या ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? नॉर्मल है, गैस्ट्रिक बबल नॉर्मल है, लेकिन अगर दोनों साइड मिल रहा है, किधर भी मिल रहा है किधर मिल रहा है, दैट मींस दैट इज डायरेक्टली अ केस ऑफ योर न्यूमोपेरिटोनियम। एग्जामिनर पूछा what is the investigation that you will be performing? Simply chest x-ray including diaphragm, chest x-ray POV में भी हमको दिख जाता है आराम से, है ना? तो we will be able to do that। Second thing that I would like to tell to all of you guys that diaphragm usually अगर कोई पेशेंट एटेलेक्टेसिस का होगा, कोई पेशेंट एटेलेक्टेसिस का होगा तो डायफ्राम अगेन क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। किधर जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। एंड बिकॉज ऑफ दैट कई बार हमने देखा है कि कॉन्ट्रालैटरल लंग की हाइपर इन्फ्लेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायफ्राम न्यूमोपेरिटोनियम। एक और इसमें डायफ्राम में एक साइन आता है जिसको बोलते हैं कंटीन्यूअस डायफ्राम साइन। कंटीन्यूअस डायफ्राम, डायफ्राम कभी भी कंटीन्यूअस नहीं दिखता है। कंटीन्यूअस डायफ्राम साइन इट इज मेनली सीन इन अ पेशेंट विद द न्यूमोपेरिकार्डियम। कहां मिलेगा? न्यूमोपेरिकार्डियम, दैट मींस पेरिकार्डियम में स्पेस, पेरिकार्डियम वाले स्पेस में क्या आ गया? एयर आ गया। तो जो एक पतली लाइन, ब्लैक लाइन दिखेगी हार्ट के नीचे, यूजुअली ब्लैक लाइन नहीं होती, हमेशा डायफ्राम और हार्ट फ्यूज होते हैं, कभी दिखते नहीं हम लोग के बीच, मार्जिन नहीं दिखता है, लेकिन कंटीन्यूअस डायफ्राम से मतलब बीच में एक एयर की पतली लाइन दिख रही है। नाउ जब न्यूमोपेरिटोनियम, सॉरी न्यूमोपेरिकार्डियम, ये तो एडल्ट में होगा, लेकिन क्या आपको पता है न्यूमोपेरिकार्डियम, न्यूमोपेरिकार्डियम इन चिल्ड्रन में कौन सा साइन मिलता है? न्यूमोपेरिकार्डियम इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, एयर न्यूमोपेरिकार्डियम, सॉरी न्यूमोमीडियस्टाइनम कर दीजिएगा इसको, न्यूमोमीडियस्टाइनम, मीडियस्टाइनम, मीडियस्टाइनम, न्यूमोमीडियस्टाइनम। न्यूमोमीडियस्टाइनम इन एडल्ट की बात हो गया, न्यूमोमीडियस्टाइनम इन चाइल्ड के बारे में बताइएगा। न्यूमोमीडियस्टाइनम इन पीडियाट्रिक आपको एक साइन मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? सेल साइन, जिसका दूसरा होता है स्पिनैकर सेल साइन। क्या बोलते हैं? स्पिनैकर सेल साइन। न्यूमोमीडियस्टाइनम, स्पिनैकर सेल साइन में होता क्या है? देयर विल बी एयर आउटलाइनिंग द थाइमस। ठीक है, और अगर एडल्ट की बात करें न्यूमोमीडियस्टाइनम में, तो देयर इज मीडियस्टाइनम एयर, तो वो एयर क्या होता है? हार्ट के नीचे आपको दिखता है, तो डायफ्राम कंटीन्यूअसली एक लाइन में दिखता है आपको। ठीक है, इतनी सारी बात समझ गए आप लोग? नॉर्मल जब चीजें आप समझ गए, हमने कौन कौन से अप्रोच यूटिलाइज किया था? ABCD E, ABCD देखा। E stand for your everything else, E stand for your everything in, F for field, everything in the lung field। अब लंग फील्ड आपने तो ऊपर से नीचे देखा, पहले बीच में देखा, फिर आपने बोन देखा, राइट? C stand for CP एंगल देखा, D stand for डायफ्राम। तो आपने बीच से स्टार्ट किया और किनारे किनारे सारी चीजें कर ली, अब बीच में आते हैं एवरीथिंग इन द फील्ड, EF, ABCD EF हो गया, एवरीथिंग इन द फील्ड। अब देखोगे जब भी, तो whenever you are going to see, this is going to be your heart, और हार्ट के एक साइड में लंग्स होगी, एंड हियर आल्सो वी आर हैविंग लंग्स। तो जब भी एक्सरे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? हमेशा मैंने क्या बताया था? राइट एंड लेफ्ट। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा राइट एंड लेफ्ट तो आपने बता दिया, अब बताइएगा राइट साइड में कितने होते हैं? राइट साइड में कितने लोब्स होते हैं? कितने लोब्स होते हैं? अपर, मिडिल एंड, अगर मैं सिंपल एनाटॉमी पूछूं, मैं रिव्यू नहीं पढ़ा रहा हूं, एनाटॉमी पूछूं, आउट ऑफ दीस व्हिच वन इज द लार्जेस्ट लोब? हाँ जी, और वो सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है। आपने जो बोला बिल्कुल गलत है। आपने जो बोला, जो आपने क्या देखा यहाँ पे, कि आपने पीए व्यू में देखा, आपने बोला मीडियम सबसे बड़ा, क्योंकि आपको सामने से दिख रहा है बड़ा, लेकिन लार्जेस्ट एनाटॉमिकली होता कौन सा? सबसे नीचे वाला जो सबसे छोटा दिख रहा है। क्यों? बिकॉज ये पीछे तक जा रहा होता है। जब आप इस लंग को पीछे सामने से देखोगे तो आपको पेट दिखेगा, लेकिन लंग्स को आप ऐसे समझो, आप रोटेट करके देखो। ठीक है, मैं ये मेरा लंग्स आप सामने देख रहा हूं, अब मेरे लंग्स को ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे तो आपको फाइंडिंग कुछ अलग मिलेगी। ये हमारा हो गया लैटरल व्यू लंग्स का, ये हमारा लेटरल व्यू हो गया। अब बताइएगा अपर, मिडिल और लोअर दिख रहे हैं?
सबसे छोटा कौन सा है, और आपने कौन सा बोला सबसे बड़ा है, मिडिल वाले को, ठीक है समझ गए। तो सबसे बड़ा कौन सा है, लोअर, वो पीछे तक जाता है, मतलब इट इज रीचिंग टिल द एपेक्स। बात समझ में आ गई आपको। तो सबसे बड़ा जो है लोअर लोब। अच्छा अब इसमें बताइएगा जो लेफ्ट वाला लंग है उसमें कौन कौन से होते हैं, अपर एंड लोअर। तो टोटल हमारे पास एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 लोब, अपर लोब एंड लोअर। नाउ अपर लोब इज हियर, अपर लोब हियर इज एक्चुअली नोन एज, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं इन्होंने, ये जो इसको नाम दिया है अपर का ही पार्ट होता है, क्या नाम दिया है, लिंगुलर लोब। क्या नाम दिया है, लिंगुलर। अपर का एक पार्ट है, अपर एक एपिकल एरिया हो गया और एक लिंगुलर एरिया हो गया, ठीक है। नाउ अब मुझे बताइएगा कि हार्ट का मान लीजिए ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गया, ये तो क्लियर हो रहा है। नाउ राइट साइड ऑफ द हार्ट का मार्जिन क्या है, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट मिडिल लोब, राइट मिडिल लोब। नाउ अगेन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि राइट साइड ऑफ द हार्ट और द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट शुड बी डिस्टिंक्टली विजिबल, ये काफी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर उनके मार्जिन में कोई ब्लरीनेस है तो कुछ एब्नॉर्मैलिटी है, मेरी बात समझिए आप लोग। अगर हेजीनेस है, ब्लरीनेस है, दैट मींस देयर इज सम एब्नॉर्मैलिटी। देखिए चेस्ट एक्सरे में आपको पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन चेस्ट एक्सरे बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, बिकॉज एक हेजीनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यू ऑलवेज कोरिलेट चेस्ट एक्सरे विद क्लिनिकल फाइंडिंग्स, विद योर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। आर यू गाइस फॉलोइंग मी, ठीक है। तो ये बताइएगा आप यहाँ पे, अगर किसी पेशेंट को राइट मिडिल लोब का न्यूमोनिया हो जाए तो कौन सा लंग फील्ड हेजी हो जाएगा, कौन सा हार्ट का मार्जिन हेजी हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर कुछ हेजीनेस आपको यहाँ पे मिल रहा है तो विच टाइप ऑफ न्यूमोनिया विल यू कॉल, लेफ्ट लिंगुलर लोब न्यूमोनिया, बात समझ में आ गई आपको। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को यहाँ पे एक न्यूमोनिया हो जाए, लोअर लोब न्यूमोनिया हो जाए, तो विल इट कॉज एनी सिलहाउटिंग ऑफ दिस मार्जिन, मार्जिन ऑब्स्क्योर होगा, देयर विल बी नो ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ मार्जिन, ठीक है। इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। रिपीट करते हैं, जो मैंने बताया रिपीट करते हैं। ए फॉर एयरवे, बी फॉर बोन और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल ज्यादातर होगा कहां पे, मीडियल एरिया में। एज यू गो टू लैटरल ब्लड वेसल डिक्रीजेस, ओके। सी स्टैंड फॉर सीपी एंगल, शुड इट बी ब्लंटेड, नो इट शुड बी पॉइंटेड, ठीक है, इट शुड वेरी वेरी शार्प, ठीक है। सीपी एंगल, सीपी एंगल के ब्लंटिंग हो गई तो व्हाट डज इट इंडिकेट, प्लूरल एफ्यूजन, ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी इंडिकेटिंग प्लूरल एफ्यूजन। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे मैंने प्लूरल एफ्यूजन बताया है, ये आपका फिर से एक और एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करते हैं। जहां पे प्लूरल एफ्यूजन बताया है, तो व्हेनेवर देयर इज एनी एफ्यूजन, बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेनेवर देयर इज एनी एफ्यूजन, एफ्यूजन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एफ्यूजन का जो ऊपर वाला मार्जिन होगा ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर किसी एक्सरे में आपको इस तरह की लाइन एक मिले, स्ट्रेट लाइन मिलेगा यहाँ पे, तो दिस विल बी केस ऑफ हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक एयर फ्लूइड लेवल जैसे बनता है वैसे हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो गया। और यहाँ पे जो होगा दिस विल बी केस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। आर यू गाइस फॉलोइंग? अगर इतनी बात समझ में आ गई, then it's time to do some important analysis। अब करते हैं बुक की बात। अब आपके इतने इंफॉर्मेशन से कम 12-15 एमसीक्यू इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगे। इसको ये एक्चुअली इसमें कुछ एनिमेशन है जो कि मैं चाह रहा हूं कि एनिमेशन सब समझ लें, इसलिए मुझे लैपटॉप में करना पड़ेगा। हियर आई विल नॉट बी एबल टू इंक्लूड द एनिमेशन। ये तो सबको पता है, एक इंटेस्टाइन तो पढ़ाने का मेरा मोटा है। अभी मैं सिर्फ एक्शन की बात करूं, चलिए तो इसको बताइएगा। हाँ जी, मैं इसमें लिखते जा रहा हूं ताकि आपको पीडीएफ मिले, तो पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन रहे ना। तो दिस इज अ केस ऑफ 130, अब बताइएगा 130 देख पा रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे कैसे जा रहा है। दिस इज अ केस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। कोई डिफिकल्टी हुई आपको सॉल्व करने में, राइट? तो दिस इज अ केस ऑफ एक्चुअली प्लूरल एफ्यूजन। दिस इज अ केस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर ए। प्लूरल एफ्यूजन दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर ए। मैं ये लिख रहा हूं ताकि पीडीएफ में आपके ये चला जाएगा। नाउ क्या होता अगर ये मान लीजिए पेशेंट को एम्फाइसीमा होता, इन्फ्लेटेड लंग होता, क्या होता अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता, तो ब्लैक एकदम ब्लैक लंग दिखता, शिफ्टिंग दिखती, है ना, है कि नहीं? अच्छा 131, अ पेशेंट केम टू द इमरजेंसी विद शार्प स्टैबिंग। हमेशा टेंशन न्यूमोथोरैक्स या ट्रॉमा के बाद आएगा, दैट विल बी केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। देख पा रहे हैं आप? इंक्रीज इन द लुसेंसी इन द एक्सरे, कैन यू सी? सो दिस विल बी अ केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स।
thorax. Again, this is not a case of emphysema. ठीक है, next one. यहाँ बताइएगा. अच्छा, ये just to explain you, there is absence of the lung marking. देख पा रहे हैं, absent lung marking in the pneumothorax. That is what we are going to see, and the lung tissue is just collapsed. छोटा सा जो दिख रहा है ना, white lucent area, जो opaque area दिख रहा है, that is the lung tissue. That is the collapsed lung tissue. I hope you are able to appreciate this one. Now look at this. Can you appreciate pneumothorax case? Excessive black lung, लेकिन lung tissue कहाँ पे? देखिए एरो देखिए, जो lung tissue है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है. ओपेसिटी छोटू सा दिख रहा है लंग का, छोटू सा लंग आपका दिख रहा है, देख पा रहे हैं, विजिबल. नाउ ये क्वेश्चन देखिएगा 132. There is a case of 60-year-old woman presented with a state of shock, abdominal distension, history of peptic ulcer. History of peptic ulcer कैसे पहचाना आपने? दोनों डायफ्राम के नीचे एयर दिख रहा है. आपको नॉर्मली एयर कहाँ दिखता है? गैस्ट्रिक वाले साइड में, लेफ्ट वाले साइड में, लेकिन यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? लीवर के आसपास वाले एरिया में भी दिख रहा है ना, लीवर के आसपास एरिया दिख रहा है. तो दिस विल बी अ केस ऑफ परफोरेशन पेरिटोनाइटिस. देखो न्यूमोथोरैक्स, न्यूरो एफ्यूजन, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स होगा तो क्या होगा? फ्लैट डायफ्राम होगा. हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में एयर फ्लूइड लेवल दिखेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन दिखेगा. चलिए द फॉलोइंग अपीयरेंस, उसके बाद 133 देखिएगा. आपको दिस केस ऑफ एक अपीयरेंस आता है, कैनन बॉल अपीयरेंस, दिस इज केस ऑफ मेटास्टेसिस. अच्छा, हेमाटोमा में क्या फाइंडिंग मिलता है? हेमाटोमा में कॉर्न कैल्सिफिकेशन. सोच के बताइएगा, हेमाटोमा इज इट अ बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर? इट्स अ बेनाइन. वेरी गुड, ठीक है. तो न्यूमोपेरिटोनियम में क्या-क्या साइन मिलते हैं? एक तो है सैडल बैक साइन, मुस्टैच साइन, क्यूपोला साइन. क्यूपोला समझते हैं, जो मंदिर या मस्जिद के ऊपर क्यूपोला जो बनाता है ना, तो दैट इज सैडल बैक साइन, मुस्टैच साइन, बड़ी-बड़ी मूंछ वाला, है ना, देन क्यूपोला साइन. क्लियर है? तो ये सारे साइन. कई बार ये वर्ड आ जाता है, आई मीन इतना डिफिकल्ट वर्ड अगर आता है तो यू शुड बी अवेयर कि सर ने बताया था कुछ तो क्यूपोला साइन, मुस्टैच साइन, एंड आल्सो एक और होता है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट साइन. ये भी आपको न्यूमोपेरिटोनियम में ही मिलता है. देयर आर 2-3 अदर साइन. यूरेकस साइन वो मैं नहीं बता रहा हूं अननेसेसरी, तो आपके लेवल पे बहुत ऊपर की बात है, तो उसमें मैं बात ही नहीं करूंगा. ठीक है. फाल्सिफॉर्म लिगामेंट साइन इज स्पाइन, देयर ऑन द सुपाइन एक्सरे पे आपको ये मिलेगा. ऑन द सुपाइन एक्सरे पे abdominal it will be showing air around the falciform ligament. Air is seen around the falciform ligament. तो आपको तीन चीजें मैंने बताई. सैडल बैक, रिपीट करिए मेरे साथ. सैडल बैक, मुस्टैच, क्यूपोला. सैडल बैक, मुस्टैच, क्यूपोला, और लास्ट वाला falciform ligament sign. falciform ligament sign. एक और साइन इसमें आता है फुटबॉल साइन. नाम सुना होगा आपने? सुपाइन एक्सरे में एयर ब्लैकनिंग कहाँ दिखेगा? फुटबॉल जैसा ब्लैकनिंग आपको दिखेगा अराउंड द अम्बिलिकस के अराउंड. क्लियर है? अगेन ये देखिएगा, 30-year-old मेल विद अ हाई ग्रेड फीवर. जैसे कि मैंने बताया, अब क्लिनिकल हिस्ट्री दे दिया. हाई ग्रेड फीवर, प्रोडक्टिव कफ. फीवर और कफ किस कंडीशन हो सकता है? पॉसिबली a case of lung infection, है ना. कमेंट ऑन द चेस्ट एक्सरे. राइट? अच्छा, why is this lateral x-ray given here? Can you see some problem? Lateral x-ray. Lateral का क्या प्रॉब्लम? lateral का क्या एडवांटेज है? बेटा अगर लोअर लोब होता तो लोअर लोब तो पीछे की तरफ, याद है मैंने दिखाया था, तो वो मास ज्यादा पीछे दिखता, लेकिन लैटरल में कहां दिख रहा है? आगे की तरफ. तो whenever there is some opacity आगे की तरफ, that means it is involving lower or middle? Middle. It is always involving middle. बात समझ गए आप लोग? तो लोअर तो है नहीं, लोअर तो इमीडिएटली रूल आउट हो गया. अच्छा, राइट और लेफ्ट तो आप आराम से कर लोगे. जैसे ही एक्सेल देखा राइट और लेफ्ट बता, तो बताओगे एबीसी बताइएगा. मैं भी आपको देता हूं. राइट लोअर लोब कंसोलिडेशन ए. हाँ, राइट हाइड्रेटेड सिस्ट, राइट साइडेड, राइट मिडिल लोब कंसोलिडेशन. डी फॉर दिल्ली आप कह रहे हैं. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. नाउ बताइएगा हाइड्रेटेड सिस्ट में क्या मिलेगा? वाटर रिलीज साइन. वेरी गुड. आप सब लोग बड़े पढ़े लिखे हैं. एक्सीलेंट. क्लियर हो गया? आगे चलते हैं. अच्छा, ये तो न्यूमोनिया वाली होगी, ओपेसिफाइड लंग हो गए. अब मैं बता रहा हूँ दो इंपॉर्टेंट चीजें जो न्यूमोनिया में हमेशा आपको हेल्प करेगी. ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, क्योंकि आपका मेन फोकस ही है कैसे भी एग्जाम पास कर लो. सर वो बता दो पहले, है ना, ये बात करना है. लेकिन 5 मिनट के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे एक्सरे को देखोगे, ताकि कॉन्फिडेंट होगे जब रिलेटिव फोटो भेजें तो एटलीस्ट बता पाओ कि इसमें है क्या, है ना. जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है. और वो कुछ करते नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं लिखते हैं. एक रिपोर्ट का फोटो आ जाएगा, बस चुप हो जाएंगे. रिप्लाई कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो हो गया कांड, है ना, कि रिप्लाई नहीं करते हैं,
है ना, या करती है ना, मैंने रिपोर्ट भेजा था, क्या रिपोर्ट है, क्या हिस्ट्री, कुछ नहीं पता है ना। चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ एवर यू वांट टू स्टडी न्यूमोनिया, दो चीजें मैं से बता रहा हूँ अभी के लिए, आपके लेवल की दो चीजें। वन इज नोन एज एयर ब्रोंकोग्राम साइन। क्या हुआ? एयर ब्रोंकोग्राम साइन। व्हाट इज एयर ब्रोंकोग्राम साइन? इट इज ब्रांचिंग लुसेंसिस विद इन द ओपेसिफाइड लंग, ब्रांचिंग लुसेंसिस विद इन द ओपेसिफाइड लंग। नाउ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। वी ऑल नो दैट जब भी ट्रैकिया बाइफर्केट होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट, फर्दर उसके बाइफर्केशन होता है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, हाँ, और लास्ट में, इन सबके लास्ट में क्या होता है? क्या होता है? एल्वियोलाई। लास्ट में क्या होता है? एल्वियोलाई, which is normally filled with air। और एयर कैसा दिखता है? बात समझ में आ गई? अब ऐसा समझ लो कि किसी वजह से, और सिंपल लैंग्वेज बात कर रहा हूं, किसी वजह से उस एल्वियोलाई में पस भर गया या इंफ्लेमेटरी डेब्रिस भर गए, तो अब क्या होगा? एयर वहां पे रहेगा? नहीं रहेगा, एयर बाहर निकलेगा। एयर ज्यादा प्रोमिनेंट कहां दिखेगा? ब्रांचिंग लुसेंसिस में। तो पीछे का जो फील्ड होगा वो कैसा दिखेगा? ओपेक। कैसा दिखेगा? अगर एक्सरे की भाषा में बात करें तो ओपेक, है ना, वाइट। और बाकी जो ये एयरवे थे, सब क्या लिखेंगे? देयर विल बी मोर प्रोमिनेंट, है ना, ब्रांचिंग लुसेंसिस विद इन द ओपेसिफाइड लंग। इतनी बात समझ गए? रिपीट कर रहा हूं। Because in our alveoli there is air, normally अगर कोई एक्सरे देखते हो तो यूजुअली आपको ब्लैक एरिया दिखेगा, है ना, मतलब एक्सरे एयर पे नहीं दिखेगा, आई मीन एयर एक्सरे पे नहीं दिखेगा। लेकिन किसी वजह से इफ द alveoli is filled with let's say inflammatory debris या मान लीजिए consolidated material, पस से भरा हुआ है, उस कंडीशन में जो एयर होगा वो कहां ज्यादा प्रोमिनेंट होगा? इन द एयरवे। इट विल बी seen in the airway। तो इसको बोलते हैं एयर ब्रोंकोग्राम साइन। इट ऑलवेज टेल यू अबाउट air space disease। Air bronchogram sign never tells you about airway disease, right? Airway disease के बारे में नहीं बताता, air space disease के बारे में। airway disease मतलब bronchial asthma, उसके बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। Now I want you to follow this one। This is our branching lucensis within the opacified lung। तो normally जैसे कि मैंने बताया कि all the terminal airways are actually connected with your alveoli, और एक एल्वियोलाई दूसरे एल्वियोलाई से जुड़ा होता है थ्रू पोर्स ऑफ कौन? बेसिक एनाटॉमी, ठीक है। एयरवे और एयर स्पेस देख लिया। कभी भी किसी वजह से इफ देयर इज एनी इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस दैट इज गोइंग टू ऑक्युपाई ऑल द एयर स्पेस, इन दैट केस सिनेरियो हमको पूरा एयर स्पेस कैसा दिखेगा? वाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा? वाइट दिखेगा। जैसे कि इस कंडीशन में देखो, क्या आपको सारे के सारे जो चेस्ट एक्सरे के जो हार्ट के मार्जिन है एक्सरे में, क्या वो क्लियर दिख रहे हैं? नॉट वेरी क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपको इसमें ब्रांचिंग लुसेंसिस दिख पा रहा है? जो आगे वाले बच्चे देख पा रहे हैं ब्रांचिंग लुसेंसिस? लेट मी जूम इट इन अ बिट। अभी दिखेगा, थोड़ा जूम कर रहा हूं। जूम नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, हुआ? कैन यू सी नाउ? है ना, ब्रांचिंग लुसेंसिस विद द ओपेसिफाइड लंग, ये आप देख पा रहे हैं। अब देखिएगा, ये है हमारा एक ऐसा लंग जिसमें डेब्रिस भरा हुआ है, एयर स्पेस पूरा वाइट दिख रहा है। उस कंडीशन में हमको क्या साइन मिला? ब्रांचिंग लुसेंसिस विद द ओपेसिफाइड लंग। इसको मैं चेस्ट एक्सरे के साथ फ्यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको चेस्ट एक्सरे के साथ में फ्यूज कर रहा हूं, बहुत आराम से देखिएगा। इज इट विजिबल नाउ? इज इट विजिबल नाउ? सो दिस साइन particularly is known as your air bronchogram sign, and this air bronchogram sign is a feature of mainly air space disease, possibly or more likely a case of pneumonia। एक साइन हो गया। अब दूसरे साइन की बात करेंगे। एयर ब्रोंकोग्राम साइन कैन आल्सो बी सीन इन ब्रोंकियोअल्वेओलर कार्सिनोमा, ARDS, कंसोलिडेशन वही निमोनिया हो गया, है ना, पल्मोनरी एफिजन, गुड पैस्चर, ABCDEF हो गया, ABCDEFG, ARDS, ब्रोंकियोअल्वेओलर कार्सिनोमा, कंसोलिडेशन, मोर कॉमनली कंसोलिडेशन हमेशा ध्यान रखिएगा। effusion that is pulmonary effusion, not pleural effusion, ध्यान रखिएगा, not pleural effusion, because pleural effusion का एक्सरे हमने आपको दिखा रखा है, ठीक है। एंड गुड पैस्चर सिंड्रोम जिसमें अगेन pulmonary hemorrhage possible है, ठीक है। सेकंड साइन इज गोइंग टू बी ऑफ Silhouette sign। व्हाट इज द साइन? Silhouette sign। Silhouetting का मतलब ये होता है if two structures are together, उन दोनों की मार्जिन फ्यूज हो जाती है। Silhouetting का मतलब होता है if two anatomically contiguous structure are there, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया राइट कार्डियक बॉर्डर जो था, इसकी Silhouetting किसके साथ हो सकती है? मिडिल लोब। लेफ्ट वाला लिंगुअल लोब। In you and me, अगर चेस्ट एक्सरे करेंगे तो राइट हार्ट बॉर्डर शुड बी क्लियरली विजिबल, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर शुड आल्सो बी क्लियरली विजिबल। दोनों के दोनों क्लियरली विजिबल होने चाहिए। लेकिन अगर Silhouetting होती है, if there is any obscuration in that one, किससे खेल रहे हैं आप, है ना? If there is any obscuration, then definitely, है ना,
that will be causing what, है ना, सिलहाउट साइन, that will be called सिलहाउट साइन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपकी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक लीजन है और एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हैं आप लोग, लीजन है नॉर्मल स्ट्रक्चर, दोनों साथ साथ है। अगर इसका मैं एक इमेज देता हूं, मान लीजिए रेडिएशन एक्सपोजर, इसका इमेज लूंगा तो हमको इमेज कुछ इस तरह का मिलेगा, एक लीजन और नॉर्मल एक साथ है, तो आई विल बी गेटिंग इमेज समथिंग लाइक दिस। इफ दे आर ऑल टुगेदर, इन दोनों की मार्जिन कोई अलग देख पा रहे हैं आप? इज इट डिस्टिंक्ट? नो, इट्स नॉट डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर ये दूर दूर हैं, भले ही दे आर फॉलोइंग इन द सेम लाइन, इफ दे आर दूर दूर, देन डेफिनेटली देयर विल बी डिस्टिंक्ट मार्जिन, दे आर गोइंग टू हैव डिस्टिंक्ट मार्जिन। जैसे कि मान रेडिएशन एक्सपोजर है, नॉर्मल अलग है, लीजन थोड़ा दूर है, नॉर्मल यहां पर स्माइल कर रहा है, लीजन थोड़ा दूर है। अगर इसका एक्सरे देखोगे तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। दैट मींस इफ ऑल्दो दे आर फॉलोइंग द सेम लाइन, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मान लो हम एक्सरे कर रहे हैं तो हमारा देखा हमने पोस्टीरियर लोब जो था, इट वाज फॉलोइंग इन द जोन ऑफ मिडिल लोब आल्सो, दोनों एक लाइन में पढ़ा था ना, बिकॉज़ पोस्टीरियर पीछे की तरफ था, मिडिल लोब आगे था। तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द पोस्टीरियर लोब, देयर विल बी नो सिलहाउटिंग। क्यों? क्योंकि वो लंग जो हार्ट का मार्जिन है उससे दूर है, इट इज पीछे, है ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, दैट इफ दे आर एनाटॉमिकली कॉन्टिगुअस एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर विल बी सिलहाउटिंग, मार्जिन क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, देन लेट्स क्विकली टेस्ट योर नॉलेज। सिलहाउट साइन इसमें आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है? ये बहुत ही हाई क्वालिटी लेकिन इसको पता नहीं क्यों, आपको लाइट की वजह से, लाइट की वजह से। इस सब में देखिए थोड़ा सा, इधर वाले बच्चे इधर देख लो, उधर वाले बच्चे उधर देख लो, है ना, दोनों में दिख रहा है, बीच वाला तो लाइट ज्यादा है ना। सिलहाउटिंग प्रेजेंट और एब्सेंट। व्हाट इज सिलहाउटिंग बच्चे? सिलहाउटिंग इज कैंसर। एनाटॉमिकल कॉन्टिगुअस स्ट्रक्चर की वजह से बॉर्डर आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको राइट हार्ट बॉर्डर क्लियरली दिख रहा है क्या? कैन यू कैन नॉट सी राइट हार्ट बॉर्डर एट ऑल, ठीक है। अब आपने देखा राइट में, राइट एरिया में अगर मैं बोलूं तो डू यू सी सम ओपेसिटी, कुछ फजीनेस दिख रहा है। और अगर आपने एक्सरे किया लैटरल व्यू में तो आपको ओपेसिटी आगे की तरफ दिख रहा है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। तो कौन सा लोब पॉसिबली इन्वॉल्व है? लोअर लोब या मिडिल लोब? लोअर लोब होता तो ये जो रीजन है वो पीछे की तरफ देखता और ये एक दूसरे के साथ सिलहाउटिंग नहीं होता। यही तो मैं तुमसे समझा रहा हूं। तो दिस इज पॉसिबली अ केस ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूमोनिया? राइट मिडिल लोब न्यूमोनिया, राइट मिडिल लोब न्यूमोनिया। और आपने देखा कि मिडिल लोब हमेशा क्या होता है, आगे की तरफ होता है। तो ऑक्सफोर्ड राइट कार्डियक बॉर्डर, दिस इज केस ऑफ राइट मिडिल लोब न्यूमोनिया। कोई डिफिकल्टी है आपको? दूसरी देखते हैं, एक और देखते हैं सो दैट वी कैन हैव, है ना। और इसमें हमको एयर ब्रोंकोग्राम साइन भी दिख रहा है, बट अगेन वी आर नॉट फोकसिंग राइट नाउ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई सिलहाउट साइन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा राइट एंड लेफ्ट, right and left. See, the CP angle is very sharp. CP angle is very sharp. But do you see some fuzziness, some haziness on the right or left? जैसे ही आपने एक्सरे देखा, इमीडिएटली क्या करोगे? एक्सरे देखोगे तो इधर क्या लिखोगे? राइट, इधर लेफ्ट। राइट साइड में भी प्रॉब्लम दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी प्रॉब्लम दिख रहा है। यस, क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? लुक एट द हार्ट बॉर्डर। क्या ये हार्ट बॉर्डर एकदम क्लियर है? बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हार्ट बॉर्डर क्या है? हार्ट बॉर्डर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैं ना ये आपके इसमें लिखता जा रहा हूं सो दैट यू गाइस कैन यूटिलाइज इट एक्चुअली। जस्ट अलाउ मी मिनट प्लीज। आप जब तक एक्सरे को अप्रिशिएट करिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह वाला काम तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, जैसे ही एक्सरे देखा आपने, राइट मोहम्मद ने स्टार्ट कर दिया। राइट मिडिल लोब कंसोलिडेशन, ये ऊपर वाला हो गया। ये कौन सा वाला है? चलिए, हाँ, ये इस वाले एक्सरे में अभी कोई अच्छा क्वेश्चन मैं करा ही नहीं रहा हूं, ये तो समझा रहा हूं, ठीक है। इस वाले में व्हाट इज द डायग्नोसिस हियर गाइस? लेफ्ट लिंगुलर लोब न्यूमोनिया। दिस इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ लेफ्ट लिंगुलर लोब न्यूमोनिया। दिस विल बी अ केस ऑफ लेफ्ट लिंगुलर लोब न्यूमोनिया। सही है, ठीक है। नेक्स्ट दैट क्या है? ओके, सिलहाउट साइन प्रेजेंट और एब्सेंट? सिलहाउट साइन प्रेजेंट और एब्सेंट। कार्डियक बॉर्डर इज वेरी डिस्टिंक्ट, कैन यू सी? कार्डियक बॉर्डर इज वेरी डिस्टिंक्ट, पूरा दिख रहा है हार्ट बॉर्डर क्लियरली विजिबल, लेकिन फिर भी उसके पीछे सिलहाउटिंग दिख रही है। और जैसे ही आपने एक्सरे किया, आपको ओपेसिटी पीछे की तरफ दिख रही है। दैट मींस अ केस ऑफ लोअर लोब न्यूमोनिया। दिस इज पॉसिबली अ केस ऑफ योर लोअर लोब न्यूमोनिया। कोई डिफिकल्टी हो रही है? नहीं। आगे चलते हैं, इसका डायग्नोसिस बताइएगा, बहुत समझ के, बहुत सोच समझ के।
देखिए राइट और लेफ्ट का क्या, लेफ्ट हार्ड बॉर्डर तो थोड़ा विजिबल है लेकिन फिर भी कंसोलिडेशन उसके पीछे भी दिख रहा है, कुछ ओपेसिटी दिख रही है, लेकिन ऑल्दो लेफ्ट हार्ड बॉर्डर क्लियर है। लेफ्ट हार्ड बॉर्डर क्लियर है मतलब कि लिंगुलर लोब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राइट हार्ड बॉर्डर क्या है, इस फजी। अब अपर लोब में भी देखिए, मिडिल लोब में देखिए, तो दिस इज अ केस ऑफ मल्टी लोबर निमोनिया, इट्स अ केस ऑफ मल्टी लोबर निमोनिया। कई जगह पे आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, but is it also involving lingular lobe? Simple question, yes or no? It's not involving lingular lobe बेटा, lingular lobe इन्वॉल्व नहीं कर रहा है ना, उसके पीछे हेजिनेस बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मल्टी लोबर निमोनिया राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब, लेफ्ट लोअर लोब में ये इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे बताइएगा, दिस इज पॉसिबली अ केस ऑफ मिडिल लोब एंड लोअर लोब निमोनिया, है ना, लेफ्ट लोअर लोब एंड लिंगुलर, लेफ्ट लोअर लोब एंड लिंगुलर लोब निमोनिया, है ना, लेफ्ट लोअर लोब लिंगुलर लोब निमोनिया। चलिए ये किस बात क्लियर हो गई? आई थिंक इसके बाद से आप आराम से कर ले जाओ। मैं अब इसमें ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन एक्चुअली में आपके लिए है। ये वाला क्लियर तो हो गया, ये मैंने बताई आपको, दिखाई देता है सेम ये मैंने अपने उसी से डाला था ये एक्सरे, ये मेरा ये मतलब मेरे अपने सोर्स से ही एक्सरे डाला था, बुक में सोर्स से ये मेरे एक्सरे, ठीक है। A 45 year old female came of post of surgery, chest x-ray किया, what is the most likely diagnosis? आप देख पा रहे हैं इधर वाला फीमेल है, ब्रेस्ट शैडो यहाँ पे है, लेकिन ऑन द ये राइट हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड का नहीं है ना, तो लेफ्ट साइडेड मैस्टेक्टोमी, लेफ्ट साइडेड मैस्टेक्टोमी। चलिए ये बताइए, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द एक्स हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, ये बताइएगा। देखो कोई मिलिट्री टीवी नहीं होती, मिलियरी होती है, इसके केस ऑफ मिलिट सीड लाइक अपीयरेंस हो रहा है, मिलियरी टीवी, इसके केस ऑफ मिलिट्री टीवी। चलिए ये बताइएगा, आइडेंटिफाई, बच्चे ने बोला कि सर लेफ्ट साइड में था, बड़ा सा मास दिख रहा था और वो स्टर्नम को टच कर रहा था, क्लैविकल कैंसर, लंग कार्सिनोमा, एब्सेस, हाइडेटेड एस्पर्जिलोमा। जो लंग एब्सेस जहां पे आपने वाटर लिली साइन बताया था, कौन सी कंडीशन वाटर लिली साइन कहते हैं, तो हाइडेटेड सिस्ट एब्सेस है ना, दैट उसमें उस तरह की साइन आएगी, और आपको यूजुअल जो एब्सेस होगा इट विल बी वेरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड, है ना, उनके जो बॉर्डर होंगे वेल सर्कमस्क्राइब्ड होंगे। दिस इज पॉसिबली अ केस ऑफ मास, है ना, दिस इज पॉसिबली अ केस ऑफ मास, ठीक है। और जब कभी भी मास यूजुअली इन्वॉल्व करता है तो एक और साइन मिलता है जिसको बोलते हैं गोल्डन एस साइन। तो यहाँ पे आपका एक मास होता है, ये जो ब्लैक से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, मास है, और जब भी यहाँ पे एक मास होगा तो मास में कुछ वजन होगा, मास मतलब कैंसर, ट्यूमर, इसमें कुछ ट्यूमर में वजन होगा, तो ट्यूमर के वजन की वजह से इस साइड वाला नीचे आएगा, एंड मान लीजिए ट्यूमर अगर किसी एयरवे को ऑब्स्क्योर करेगा तो एयरवे में जो एयर जा रहा था ऊपर वाले एरिया में वो एयर नहीं जा पाएगा, अल्टीमेटली जब एयर नहीं जा पाएगा तो देयर इज गोना बी कोलैप्स, क्या होगा, देयर इज गोना बी कोलैप्स। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग था देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ दिस वन, एक तरफ से तो नीचे आया और एक तरफ से ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं गोल्डन एस साइन। लेट्स रिपीट अगेन, एज आई सेड इन द एयरवे, अगर मान लीजिए कोई एक मास है ना, और वो एयरवे के ऊपर जाके अपना प्रेशर डाल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए ये एक एयरवे है ना, ये वाला एयरवे है जो कि ऊपर के एरिया को एयर सप्लाई कर रहा है, अगर इसमें एक मास आ गया तो अल्टीमेटली वो ऊपर के एरिया में नहीं जा पाएगा, तो ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ओपेसिटी दिख रही होगी, दिख रही है, और एक तरफ से देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ फिशर एज वेल, एयर जो फिशर है यहाँ पे, इस फिशर का नाम क्या होता है बच्चे, लेफ्ट साइड में एक फिशर होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, ये होता है ऑब्लिक, और ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। बड़ा कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक, ऑब्लिक वाला बड़ा होता है ना, ऑब्लिक वाला बड़ा होता है, ठीक है। तो गोल्डन एस साइन इज सीन मेनली इन केस ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा विद कोलैप्स लंग, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा विद कोलैप्स लंग। चलिए ये बात हो गई, चलिए इसको खत्म कर लेते हैं। 35 year old female with a thunderclap headache, thunderclap headache is mainly seen in the subarachnoid hemorrhage। क्या फाइंडिंग मिलती है आपको, उल्टा, ऐसे क्या, ऐसे का मतलब कुछ उल्टा क्या, सर्कल ऑफ विलिस के अराउंड, है ना, तो स्टार शेप ओपेसिटी, स्टार शेप ओपेसिटी, तो दिस इज पॉसिबली अ केस ऑफ सब एरेक्नोइड हेमरेज। बच्चे अगर ये एपिड्यूरल हेमरेज होता तो एपिड्यूरल हेमरेज में कैसा दिखता, इडली शेप, यस, हाँ वो भी हो सकता है। चलिए पिक्चर देख के बता दोगे ना आप लोग, मुझे मालूम है आप सब स्मार्ट लोग हो। यूजुअली अगर मान लीजिए एक ओपेसिटी आपको मिलता है ऐसे, so this is possibly going to be a case of
Epidural hemorrhage. There will be a history of trauma. Can you tell me what is the blood vessel involved? Middle meningeal artery. What is the management of this one? Burn hole surgery. लेकिन कई बार आपको ओपेसिटी एक और तरह की मिलती है, जैसे ही इसकी लाइनिंग है बनाना शेप कह लीजिए, है ना, दिस विल बी पॉसिबली अ केस ऑफ SBH. क्या मतलब उसको? SBH, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, बनाना शेप भी बोलते हैं, ठीक है. सो दिस विल बी अ केस ऑफ सब ड्यूरल हेमरेज. ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल हेमरेज कौन सी आर्टरी से इन्वॉल्व होती है? कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स. कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स क्लियर है? ये दोनों सीटी स्कैन बार-बार आते हैं, कई बार आते हैं, कई बार आर्टरी पूछ देता है, कई बार डायग्नोसिस पूछ देता है. और जो सर्कम एक साथ जो स्टार शेप में था, दिस वाज पॉसिबली अ केस ऑफ, ऐसे अगर कोई ओपेसिटी दिख रहा है, सब एरेक्नोइड. ये हो गया आपका सब एरेक्नोइड हेमरेज. लेकिन कई बार आपको ओपेसिटी यहां बीच में दिख जाती है. So this is case of cerebral bleed. This is case of possibly cerebral bleed. Cerebral bleed में भी आ सकता है, ठीक है. तो एक सीटी में चारों चीजें हो गई, यूजुअली ये आ जाएगा, ठीक है. लेकिन इसमें एक और आता है, देखो पढ़ाने के लिए चले जाओ तो बहुत सारी चीजें आती हैं. इस तरह की आपको साइन मिलती है, जिसको बोलते हैं स्टारी स्काई अपीयरेंस. स्टारी स्काई अपीयरेंस किसमें मिलेगा? न्यूरोसिस्टिक. व्हाट इज द ड्रग ऑफ एल्बेंडाजोल, ठीक है. चलो फार्मा में देखो हर जगह लेके आता हूं, आदत से मजबूरी क्या करें. ये तो आसान है. दिस केस ऑफ एपिड्यूरल हेमरेज देख पा रहे हैं आप लोग? एपिड्यूरल हेमरेज. अच्छा, ये तो इन्वेस्टिगेशन, ये इमेज देख के बता सकते हो सीटी है, एमआरआई है, एक्सरे है, बोन वाइड. दिस इज केस ऑफ एनसीसी. वेरी गुड. ये बताओ अगेन ट्रॉमा का हिस्ट्री है, क्या है? एक्स्ट्राड्यूरल, इंट्राक्रैनियल, सबड्यूरल हेमाटोमा. और आर्टरी क्लियर हो गया, ट्रॉमा का हिस्ट्री हो गया. अच्छा, अगर कोई केस ऐसा आ जाए that what is the preferred for chronic subdural hematoma, acute bleed के लिए तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी यूज करते हैं. लेकिन क्रोनिक सिनेरियो है तो कई बार उसमें पिक नहीं होता है, उस कंडीशन क्या यूज करते हैं? क्रोनिक में हम कई बार एमआरआई, क्रोनिक में एमआरआई पिक नहीं हो पाता, ठीक है. एक्यूट, एनी एक्यूट ब्लीड, एनी एक्यूट हेड इंजरी, इमीडिएटली नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन इज रिकमेंडेड. कोई भी ट्रॉमा का हिस्ट्री है, हेड इंजरी है, वोमिटिंग है, नेजल ब्लीड है, कान से ब्लीड है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन गेट डन इन योर एनसीसीटी. अच्छा, एक आप जब घर जाइएगा शाम को तो खुद से रफ पेपर पे लेके बैठिएगा और बोलिएगा सर कैसे बताए थे कि एक है जिसका नाम है बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी से निकला एक तरफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एक तरफ और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जाकर के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जुड़ेगा जिसका नाम है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. फिर आगे से आता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जो जोड़ता है उसका नाम क्या है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. और अल्टीमेटली ये कौन सा बनाता है? सर्किल ऑफ विलियम्स. खुद से ड्रॉ करिएगा, बिकॉज एग्जामिनर क्या किया था आपके एग्जाम में, ये आपको ये इमेज के बेसिस पे, जैसे कि मैंने बताया बेसिलर आर्टरी होगा, उसके क्या दिया इन्होंने? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जाकर के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जुड़ा विद द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग पीकॉम आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. देन आगे से आता है ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये भी कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है. अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू फॉर्म सर्किल ऑफ विलियम्स. व्हिच ब्लड वेसल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्किल ऑफ विलियम्स? हाँ जी, एम. अब इसको बताइएगा ये ब्लड वेसल कौन सी है? एंजियोग्राफी पे आपने किया, आपको दिख रहा है ब्लड वेसल. एरो नहीं दिख पा रहे, चलो मैं एरो बना दे रहा हूं यहाँ पे. ये है एरो. अब ये देख पा रहे हैं, ये एरो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. मिडिल तो है नहीं ना, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी क्या? दिस इज केस ऑफ आईसीए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. चलिए ये बताइएगा
मिड ब्रेन, मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम, ठीक है। तो कभी भी ऐसे आपको इमेज मिल जाए। अच्छा ये बताओ पहले सीटी एमआरआई एक्सेप्ट क्या है? सीटी किसने बोला? ब्रेन का कैमरा कितना क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे देखना है, आजकल ना एमआई वाले जो फोन होते हैं बड़े अच्छे हैं, तो एमआई फोन में सारे सीटी एमआरआई दिख जाते हैं। क्या क्या दिखते हैं? एमआई फोन में सीटी एमआरआई, और वही से आप करना है एमआई फोन में। क्या याद करोगे? एमआई फोन में। कभी भी देखो पढ़ के जाते हो वहां पे जाकर के गुड़ को करते ही गुड़ हो, है ना है ना। तो एमआई फोन में कहने का मतलब ये, ऊपर एमआई से मिड ब्रेन हो गया, फोन इज पॉन्स, है ना, या कौन अगर तरीके से आप करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, बीच में है ना, और नीचे है मेडुला। तो क्या देखोगे एमआरआई को? कौन से फोन में? एमआई फोन में। किसमें? एमआई फोन में। एमआई इज मिड ब्रेन, बीच वाला पॉन्स, मेडुला। अच्छा सेरेबेलम तो होगा नहीं ना, ऑप्शन में सेरेबेलम भी दिया होता है। सेरेबेलम तो पीछे की तरफ है ना, वो तो है ही नहीं, सेरेबेलम तो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज पॉसिबली अ केस ऑफ एमआई, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये क्या है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो ये बताइएगा क्या बच्चे, राइट। और एमआई फोन ये क्या है? कर ले जाओगे? बड़े स्मार्ट हो। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज? हाँ जी, HRCT, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कोई भी आता है, यू आर गोइंग टू यूटिलाइज HRCT। व्हाट इज HRCT? हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई भी पेशेंट आता है, आपने HRCT किया, और कैसे पहचानोगे उसको ब्रोंकिएक्टेसिस है? क्या क्या साइन मिलेगा ब्रोंकिएक्टेसिस में? एक आएगा जिसको बोलते 3 तरह के ब्रोंकिएक्टेसिस होते हैं। एक में आएगा सिगरेट रिंग साइन, सिगरेट रिंग साइन, और बताइए और क्या मिलेगा? हनीकॉम अपीयरेंस, हनीकॉम अपीयरेंस, सिगरेट रिंग साइन, हनीकॉम अपीयरेंस, ठीक है, क्लियर है? सिगरेट रिंग साइन, हनीकॉम। आपको पता है ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है? व्हाट इज ब्रोंकिएक्टेसिस? यस, व्हाट इज एक्टेसिस? एक्टेसिया मतलब क्या? डायलेट हो जाना। एक्टेसिया मतलब डायलेट हो जाना। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप देखते हो, ये एक ब्लड वेसल है, यूजुअली क्या होता है, ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के साथ ही हमारे पास एयरवे होता है। सारा एयरवे इज लाइंड बाय ब्लड वेसल। तो इन दोनों का जब आप रेशियो देखते हो, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चेक द रेशियो ऑफ, ये मान लीजिए ब्लैक वाला ये आपका एयरवे हो गया, और ये वाला जो है कि ये जो रेड वाला है ब्लड वेसल। तो अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो मुझे रेशियो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? द रेशियो विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। कैसा दिखेगा? ऑलमोस्ट इक्वल। तो रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1। लेकिन एक्टेशिया अगर हो जाए, एक्टेशिया क्या बोलते हैं? डायलिटेशन ऑफ द एयरवे। डायलिटेशन ऑफ क्या? फिर से बोलेगा, डायलिटेशन ऑफ, आपने खुद ही बोला एयरवे, तो ब्लड वेसल में कोई चेंज होगा क्या? ब्लड वेसल इज गोइंग टू स्टे एज इट इज because there is a dilatation of airway. अब इसका airway will be more dilated, airway will be more dilated। तो यहाँ पे जब आप इसका सेक्शन लोगे तो क्या रेशियो 1:1 का मिलेगा? नहीं, अब यहाँ पे रेशियो मिलेगा 1:3 का। तो अगर इसको मैं देखूं तो पहले ये मान लीजिए एक 1 हो गया, और जो ये वाला साइन है ये वाला 3 का हो गया, तो 1:3 होगा। तो ये रिंग के जैसा दिख रहा है, सिगरेट रिंग साइन। क्या नाम बोलते हैं इसको? सिगरेट रिंग साइन। ये वही सिगरेट रिंग साइन है बिकॉज़ ऑफ डायलिटेशन ऑफ द एयरवे। तो उसमें जो 3 का जो रेशियो होता है दैट इज नॉट ब्लड वेसल, दैट इज द एयर। गॉलस्टोन प्लूरल फ्यूजन, इन सबका पता ही आपको, अभी मैंने बता दिया। व्हाट इज द बेस्ट वन? अल्ट्रासोनोग्राफी। ये भी आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज इन्वेस्टिगेशन। अगर कहीं पे भी आपको सबएरेक्नोइड हेमरेज क्रोनिक वाला है ना, जैसे मैंने वर्ड याद किया, क्रोनिक वाला न्यूरल स्ट्रेस फ्रैक्चर देखना है ना, या फीमर नेक फ्रैक्चर, या कोई भी एवास्कुलर नेक्रोसिस अगर देखना है, एवीएन एवास्कुलर नेक्रोसिस, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट क्या होगा बच्चे? एमआरआई। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? दे विल नेवर आस्क दिस डायरेक्ट क्वेश्चन। वो आपको एक हिस्ट्री देंगे। एक पेशेंट आता है, उसको ऐसा प्रॉब्लम था, वो पहले स्टेरॉइड लेता था, अभी वो लिपिंग के साथ आ रहा है, स्टेरॉइड, लिपिंग, chances are fat embolism, chances are avascular necrosis of the femur. What is the investigation of this? In that case, scenario investigation choice is MRI. ठीक है? बोन मैरो स्टडी अगेन MRI, बोन मैरो एडेमा अगेन MRI में बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। अच्छा, कोई भी कॉर्टेक्स और अगर कैल्सिफाइड बोन को देखना है क्या करोगे? अगर कोई भी एक्यूट हेड इंजरी आ रहा है क्या करोगे? क्लियर है? कोई भी इमीडिएट ट्रॉमा आ रहा है, मान लो अगर कोई पेशेंट आ रहा है, पेशेंट विद हैंड ट्रॉमा या
मान लो अपर आर्म ट्रॉमा, अपर आर्म का फ्रैक्चर के साथ आ गया, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो? एक्सरे। क्या करोगे वहां पे? एक्सरे। यू आर गोइंग टू यूटिलाइज एक्सरे, नॉट चेस्ट एक्सरे, सिंपल जिस एरिया का है उसका एक्सरे। लेकिन स्कल फ्रैक्चर के साथ आ रहा है, हैंड इंजरी को मैंने साथ में लिख दिए बिकॉज स्कल वाला होगा तो क्या करोगे आप? सीटी स्कैन करोगे। कैरेक्टराइजेशन ऑफ द रीनल स्टोन कैलकुलाई डुअल सोर्स सीटी एंड क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस एमआरसीपी। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआरसीपी एंड ईआरसीपी? Yes, sir. एमआरसीपी एंड ईआरसीपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रेटाइटिस। यस, ईआरसीपी डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक बोथ है। इन दोनों में से इन्वेसिव कौन सा है? ईआरसीपी इज द इन्वेसिव वन, ईआरसीपी इज द इन्वेसिव वन, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ये हो गए। अब चलते हैं थोड़ा बेसिक वाला। ये तो मतलब मैं आपको बता दिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, सो दैट यू कैन इजीली you should know how to identify the organs। अगर मैं यही वाला एक्सेल दिखा दूं, चलो हाँ, एप्पल कोड, हाँ एप्पल कोड किसमें लिखता है? कोलोन कैंसर, कोलोन कैंसर। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? ये कौन सा ऑर्गन है? क्या ऑर्गन है? दिस इज ऑर्गन, व्हिच ऑर्गन? स्प्लीन। ये क्या है? जो बड़ा वाला है क्या है? ये लिवर है। जो बड़ा वाला है वो लिवर है एक्चुअली। तो मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ कि एक बार 2-3 मिनट के लिए क्विकली इसको भी समराइज कर लें, ताकि एग्जाम में आपके आता है आइडेंटिफाई करने के। ठीक है, कर लें जैसा आप बोले, कर लें सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग। ठीक है, वायरस को वीरस, वीरूस क्यों नहीं आ रहा? आ गया। चलिए, मैं बताया था मैं कल जादू बाद में मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108। अच्छा, सीटी में भी जब देखोगे, जब भी सीटी आप देखते हो तो उसमें भी कभी भी कंफ्यूज मत होना, मेरा राइट उसका राइट। इमीडिएटली क्या बताओगे? राइट एंड लेफ्ट। क्या लिखोगे? राइट एंड लेफ्ट। एक्सरे में राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, एमआरआई में क्या लिखोगे? सेम राइट एंड लेफ्ट। कंफ्यूज मत होइए, है ना। सीटी हो, एक्सरे हो, एमआरआई। जैसे देखिए हेड इंजरी, कोई भी ट्रॉमा, सबसे पहले क्या लिखिए? राइट एंड लेफ्ट। जैसे ही बच्चे अपने राइट एंड लेफ्ट लिखा, 50% प्रॉब्लम अपने इमीडिएटली सॉल्व कर दिया। उसके बाद से 2 ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर लो, कहां पे एडिमा है, क्या दिख रहा है, कैल्सिफिकेशन दिख रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस सिनेरियो ऑल ऑफ यू हैव टोल्ड मी दैट 108 का आंसर क्या होगा पॉसिबली? व्हाट इज द आंसर? स्प्लीन। व्हाई डिड यू से स्प्लीन? लेफ्ट साइड में सबसे पहली बात है ना। चलिए, आप सीटी स्कैन को नॉर्मल एनाटॉमी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक एक करके एरो को सॉल्व करते रहेगा। दिस वाज एक्चुअली अ लिवर। ठीक है, तो पहला वाला जो इमेज है, द फर्स्ट इमेज, कौन सा इमेज है? पहला वाला किस, कौन सा व्यू है? कौन सा व्यू है? पहला इमेज एक्सियल ट्रांसफर सेक्शन है। और जो दूसरा वाला जो ऐसे जा रहा है, कोरोनल सेक्शन, दूसरा वाला कोरोनल सेक्शन है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द लिवर? आइडेंटिफाई कर पर इजीली लिवर को, लिवर सबसे बड़ा दिखता है फील्ड में, है ना। आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। लिवर के अलावा दूसरी चीज जो मैं चाह रहा हूँ वो देखिए, क्या ये स्प्लीन। स्प्लीन होता कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड, स्टमक के सर पे बैठा और नीचे की तरफ आता है। स्टमक के सर बैठा था, द हेड ऑफ द गैस्ट्रिक एरिया, और नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दैट विल बी योर स्प्लीन। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस। अगर मैं आपसे ये पूछूं, एरो देख पा रहे हो आप? एरो, ये बताइए ये क्या एरिया है? ये वाला, दैट इज योर स्टमक, पॉसिबली दैट इज योर स्टमक। चलिए, अब आगे करते हैं। दैट इज द केस ऑफ योर स्टमक। चलिए, लेट अस सी अ कपल ऑफ मोर इमेजेस। इसमें बताइएगा, एक ये क्वेश्चन मार्क जैसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है आगे से और ऐसे जा रहा है पीछे। हॉर्स किडनी, देखा अभी लेवर दिख रहा है। दिस इज अ केस ऑफ पैंक्रियास। हॉर्स किडनी, किडनी देखिए आपके राइट हैंड में, किडनी देख रहे हैं आप लोग, है ना। और यही हुआ अभी था, हॉर्स किडनी मार के सारे बच्चे बोले सर हॉर्स किडनी मार दिया, है ना। आसान सा था, वो ऐसे क्वेश्चन मार्क तरह आ रहा था। और इरफान खान की मैंने देखा था क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है, तो मैंने हॉर्स किडनी इमीडिएटली कर दिया, है ना। तो ये हॉर्स किडनी, दिस इज एक्चुअली योर पैंक्रियास। अब मैं पूछूं कि पैंक्रियास का ये वाला कौन सा पोर्शन है जो ड्यूडेनम के बीच में रहता है? दिस इज योर हेड ऑफ पैंक्रियास एंड दिस इज योर टेल ऑफ पैंक्रियास। और इस दोनों पे क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करके दिया है हेड कौन सा है। तो यहाँ पे एरो लगा के पूछा, दिस इज हेड, बॉडी और टेल। दिस हेड, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर टेल ऑफ द पैंक्रियास। अच्छा, इन सब के बीच में अगर देखोगे तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं? काले काले।
ये काली काली आंखें क्या है ये? सेक्शन लिया ना, तो ड्यूोडेनम का सेक्शन है ये, उसी के बीच में क्या है हमारा पैंक्रियास है ना, इंटेस्टाइन का पार्ट, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट्स अ पार्ट एक्चुअली ऑफ द इंटेस्टाइन। जो काली काली थी वही दोनों की बात करो, देखिए एरो फॉलो करिए, एक ये और एक इसके, इन दोनों इसके गोद में बैठा हुआ ये पैंक्रियाटिक हेड, पैंक्रियाटिक हेड, राइट? कैन यू आइडेंटिफाई द किडनी हियर? राइट, चलिए लिवर देख पा रहे हैं आराम से, स्प्लीन भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब किडनी को देखिए, किडनी आई थिंक आराम से कर सकते हैं, कितने किडनी होती है? 4 किडनी होती है हमारी, सब होते हैं, यस यार, 2 इंग्लिश मिला के 4 किडनी हो गए हैं, होती कितनी किडनी वैसे? चलिए, वेरी नाइस, दिस इज योर पैंक्रिया, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दिस इमेजेस, वेरी नाइस, ठीक है। ड्यूोडेनम ये वाला पार्ट मैं आपको बता दूं, बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अगर एक चीज मैं पूछूं, ये बताओ, ये वाली क्या जो व्हाइट वाली चमक रही है, दैट इज योर abdominal aorta, excellent all of you। चलिए ये बताइएगा, आई थिंक मैं अब अपने में शिफ्ट कर ले रहा हूँ, ये तो बता दिया था मैं आपको, अब मैं अपने शिफ्ट कर सिग्मॉइड वॉल्वुलर, तो बताइएगा क्या साइन मिलता है सिग्मॉइड वॉल्वुलर? कॉफी बीन साइन, सिग्मॉइड वॉल्वुलर मिलता है कॉफी बीन साइन, कॉफी बीन साइन। कौन सा बेटा? सिटी वाला? हाँ, एक। अच्छा, पहले एक बात बता दो, सिग्मॉइड वॉल्वुलस होता क्या है? बिकॉज ऑफ टू मच बाइल, blue, because of the too much dilatation of the sigmoid colon, कई बार there is a rotation, और रोटेशन वैसे आप देखोगे तो ये एक कॉफी बीन के जैसा दिखता है, क्या दिखता है? कॉफी बीन के जैसा दिखता है, तो इसका नाम ही हो गया है कॉफी बीन साइन। देख पा रहे हैं आप लोग, कॉफी बीन के जैसा दिखता है, ठीक है, कॉफी बीन साइन है ना, दैट इज मेनली सीन इन पेशेंट विद सिग्मॉइड वॉल्वुलस। अच्छा, सोचिए बताइएगा, अगर एक केस आता है आपके पास, पीडियाट्रिक baby with a red currant jelly stool in susception, उसमें क्या फाइंडिंग होती है? फ्लो है, टारगेट और डोनट साइन, टारगेट और डोनट साइन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए फाइंडिंग्स दिए गए हैं, समरी है, जैसे कि मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ एफएमसी सॉल्यूशन रिवाइज करेंगे, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं, इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, रिवाइज करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। एप्पल को डिफॉर्मिटी सवाल आया था आपके लिए, किससे मिलेगा? कोलोन कैंसर। वर्ड बी साइन, एस ऑफ स्पेड साइन, वॉल्वुलर, ओके। वर्ड बी का अपीयरेंस, क्लॉ हैंड साइन, कॉइल स्पेड साइन, इनट्यू ससेप्शन, एक्सीलेंट। कॉफी बीन भी हो गया, यो Corks to appearance, nutcracker curly. Diffuse esophageal spasm. Fourth screw is appearance is always seen in your diffuse esophageal spasm. कैसे दिखेगा diffuse esophageal spasm? ऐसे, कैसे? ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, वेरी नाइस, ठीक है। Dilated proximal zone with narrow distal zone of chronic Hirschsprung disease, inverted 3 sign, pancreatic head of carcinoma। अच्छा, inverted 3 sign तो हो गया, लेकिन कई बार एक और चीज आता है, coarctation of aorta में आपको मिलता है 3 sign, है ना? 3 sign, है ना? 3 sign मिलता है उसमें coarctation of aorta में। Lead pipe appearance, loss of oscillation, lead pipe appearance, loss of oscillation, क्या मिलेगा? Ulcerative, rat tail appearance with filling defect, esophageal carcinoma। इसमें usually क्या होता है जितना filling defect, there will be filling defect, that will be case of esophageal carcinoma। important table सारे कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हो गई। inverted thesis, उल्टा inverted thesis, reverse लिखा होता। अच्छा, उसका फोटो इसमें अभी आएगा, उसमें आई थिंक उसका फोटो आएगा। चलिए अब ये आते हैं, उसका फोटो इसमें। चलिए, which investigation best for diagnosis of cancer? अच्छा, what is this condition? Varicose vein, no? It's a case of varicose vein, और varicose vein में क्या करोगे? बच्चे प्लेथिस्मोग्राफी कहाँ करते हैं? Where do we do? Option A, प्लेथिस्मोग्राफी।
ऑप्शन प्लेथिस्मोग्राफी, कोई बताएगा? इट्स चॉकलेट क्वेश्चन। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डीवीटी, ओके। चलिए डीवीटी से याद आया, डीवीटी का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या आप कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं, ठीक है। सीटी एंजियो किस कंडीशन में प्रेफर करते हैं? सीटी एंजियो किस कंडीशन में प्रेफर करते हैं? चलिए मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। चलिए हिस्ट्री पहले बता दो, उसका हिस्ट्री कैसे आता है, हेमोप्टिसिस का हिस्ट्री आता है, ठीक है। तो सीटी एंजियो इज अ प्रेफर्ड इन्वेस्टिगेशन इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बहुत सारे साइन मिलते हैं, ठीक है। कोई बताया ना मुझे चॉकलेट के लिए प्लेथिस्मोग्राफी कहां यूज करते हैं? वॉल्यूम को एसेस करने के लिए ना, ब्लड वेसल का या कहीं पे भी वॉल्यूम एसेस करना है तो वहां पे यूज करते हैं। चलिए ये बताइएगा, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट Blood flow velocity. ब्लड फ्लो वेलोसिटी। ब्लड फ्लो क्या नाम है इसका? डॉपलर, हैंड डॉपलर, ठीक है। चलिए, a 30-year-old female patient presented with chills and rigors, ठीक है, बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है ये। सीवियर पेन इन द राइट फ्लैंक रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेंडरनेस नोटेड एट द कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, कभी भी टेंडरनेस कोस्टोवर्टिब्रल एंगल में होता है, थिंक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू द किडनी, ठीक है। एक्सरे एब्डोमेन वाज डन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट इज द डायग्नोसिस? Renal tuberculosis. ऑप्शन ए पैपिलरी नेक्रोसिस, रीनल टीबी, acute tubular necrosis and fissure matters. All agree with A, B, C, D, E? एक बार बताओ, किडनी कभी ब्लैक दिखती है क्या आपको? लेकिन क्या आपको किडनी यहाँ पे एयर दिख रहा है? एम्फाइसीमा का मतलब होता है एयर, कुछ ऐसा हुआ है जिसमें इसके अराउंड एयर आके ट्रैप हो गया। So this is actually a case of emphysematous pyelonephritis. Now why it is not a case of papillary necrosis? Papillary necrosis में usually कौन सा इन्वेस्टिगेशन करोगे या कैसे पहचानोगे? आप अल्ट्रासाउंड पे पहचान लोगे। आप यूजुअली प्रेफर करते हैं सीटी। क्या प्रेफर करेंगे? सीटी। इसमें प्रेफर करेंगे आप सीटी। लेकिन अगर कोई पेशेंट आता है रीनल ट्यूबरकुलोसिस का, तो इसमें क्या मिलेगा? In a patient with the renal TB, multiple areas will be involved. चलिए मैं बता दे रहा हूँ, रीनल टीबी में there can be involvement of the kidney, रीनल टीबी में there can be involvement of the ureter. Can renal TB also involve your bladder? बिल्कुल involve करेगा। Now whenever there is any involvement of the kidney, it will lead to a condition known as your putty kidney. It will lead to a condition known as your putty kidney, जो बहुत ही opaque दिखेगा, जिसका दूसरा नाम होता है cemented kidney। पुटी किडनी और सीमेंटेड किडनी, दे आर द यूजलेस किडनी, इनका कोई काम नहीं होता, इनसे कोई काम नहीं होता। पुटी किडनी, सीमेंटेड किडनी। यूरेटर में होता है, तो इसमें आता है पर्स स्ट्रिंग यूरेटर। क्या आता है? पर्स स्ट्रिंग और पाइप स्टेम यूरेटर। पर्स स्ट्रिंग और पाइप स्टेम यूरेटर, है ना। अगर ब्लैडर में अगर टीबी होता है, सो दिस विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज थिम्बल ब्लैडर। नाम सुना होगा आपने? थिम्बल ब्लैडर। दिस विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड योर थिम्बल ब्लैडर। थिम्बल ब्लैडर में अगेन इसमें एक और चीज आता है, आपने नाम सुना होगा गॉल्फ होल यूरेटर, है ना। गॉल्फ होल यूरेटर, दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। गॉल्फ होल यूरेटर ब्लैडर में ही दिखेगा, सिस्टोस्कोपी में आपको दिखेगा गॉल्फ होल यूरेटर। क्लियर है? तो ये हो गया टीबी में अपीयरेंस। इनमें से कोई भी ऐसा फाइंडिंग नहीं आ रहा। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वाली चीज है, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन। You cannot get that in the radiological like X-ray, है ना। यहाँ पे सिंपल एक X-ray किया गया। चलिए, comment on the diagnosis of the following X-ray. Volvulus, डबल बबल साइन दिख रहा है ना, duodenal ectasia। अगर एक बबल है तो क्या वो नॉर्मल है? पाइलोरिक स्टेनोसिस किस कंडीशन में? मेरा सवाल ये था कि अगर आपको एक एयर बबल दिखता है या गैस्ट्रिक शैडो दिखता है ना, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल? बस वो नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं
कि सिंगल बबल साइन वो किसमें मिलता है? सिंगल बबल साइन that could be seen in congenital hypertrophic obstructive pyloric stenosis. चलो फार्मा फिर से आएगा. Which drug can be associated with the CHOPS? The drug congenitally will be associated with this one will be erythromycin. Pregnancy में अगर female is exposed to erythromycin, there will be high chances of congenital hypertrophic obstructive pyloric stenosis. जो CHOPS वाला बेबी है, there will be a neonate with again inconsolable crying, and always remember upon examination there will be olive shaped lump. Olive shaped lump. There will also be vomiting. किस तरह का vomiting होगा? Non-villous projectile vomiting. Repeat. Non-villous projectile vomiting. ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? तो this will be a case of your single bowel sign. अच्छा, डबल का तो आपने बता दिया. डबल में कीजिए, कुछ ट्रिपल भी होता है क्या? जेजुनल एट्रीशिया. मल्टीपल होगा तो इलियर एट्रीशिया, ठीक है? अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो देयर विल बी मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल. क्या मिलेगा? इन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देयर विल बी एयर फ्लूइड लेवल, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल, है ना? तो इन द एब्डोमिनल एक्सरे इट इज मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल वी सी इन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? नाउ दिस इज वेरी सिंपल केस. डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर, है ना? बाकी सारी सीटी का मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है? लाइनेट linear accelerator, we are using it for the radiotherapy. This is mainly used for your radiotherapy, external beam radiotherapy के लिए. Most common long term chronic effect of head and neck radiotherapy, xerostomia. long term अगर radiotherapy देते हैं तो xerostomia. बाकी सारे usually जैसे mucositis वगैरह है तो they are the acute phenomena, but long term में, है ना, there will be xerostomia. What is the drug of choice for xerostomia? जैसे मैंने बोला था, फार्मा तो आएगा. You are going to xerostomia मतलब dryness of mouth, gland काम नहीं कर रहे, तो M3 agonist, the one that is going to be preferred is going to be your Cevimeline. Alternatively, can I also use pilocarpine? Definitely a big yes, I can utilize pilocarpine. Can we utilize bethanical? Yes, although bethanical can be utilized in urine retention because they are all M3 agonists, but we can also use them in xerostomia case. Now this was the case of ortho radio, दोनों में था, मैंने एक जगह डाल दिया है. केस ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा. इसमें ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा क्या फाइंड किस पे से बोला आपने? आउटग्रोथ, है ना? बोनी आउटग्रोथ. बोनी आउटग्रोथ will always and always see in the ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा. जैसे यहाँ पे भी देखोगे आप, देख पा रहे हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, बोनी आउटग्रोथ. लेकिन अगर मान लीजिए कोई केस आता है उसको ऑस्टियोसार्कोमा है तो उसमें क्या अपीयरेंस मिलेगा? The appearance that you are going to see is some ghost appearance. What else you can get? You will also be seeing one of the periosteal reaction known as your Codman triangle. Codman triangle is one of the periosteal reaction. Giant cell tumor में क्या मिलेगा? Soap bubble appearance. Ewing sarcoma में क्या मिलेगा? Onion peel. Now मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्या ऑनियन पील अपीयरेंस ऑस्टियोसार्कोमा में मिलेगा या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? या देखिए, जो कैंसर वाले जो साइन होते हैं, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस वाले साइन होते हैं, ये बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं. कैन आई गेट ऑनियन पील अपीयरेंस इन दिस काइंड ऑफ कैंसर? यस, बट ज्यादा कॉमन है इसके साथ, ज्यादा स्पेसिफिक. बात समझ रहे हैं आप लोग, है ना? जैसे कि मैंने बोला एक्सरे इज नॉट अ वेरी डायग्नोस्टिक, है ना? जैसे एक्स अगर मान लो सिंपल फ्रैक्चर तो वहां तो आप डायग्नोस कर लोगे, लेकिन कैन वी गेट ऑनियन पील अपीयरेंस यहाँ पे? हाँ, लेकिन ज्यादा आपको एग्जाम में ये याद रखना है, ये तो मैंने आपको क्लिनिकली बता दिया, लेकिन एग्जाम में ये याद रखना है कि ऑनियन पील अपीयरेंस के बारे में बात करेगा तो दे विल आस्क मी अबाउट द ईविंग सार्कोमा. ठीक है? दिस इज अ केस ऑफ हॉर्सशू किडनी. देख पा रहे हैं, बहुत नीचे तक आकर के नीचे के पोर्स है ना? दिस इज केस ऑफ हॉर्सशू किडनी. हॉर्सशू किडनी. पुट्टी किडनी किसमें मिलेगा? Which of the following investigation work on the same principle? CT and MRI. Already CT and MRI. CT MRI तुरंत. MRI किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस. और CT किस पे काम करता है? रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन.
तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी साउंड इफेक्ट का काम करती है। एमआरआई अगेन मैग्नेटिक वाला, सीटी और एक्सरे नॉन या आयनाइजिंग रेडिएशन। तो कौन है जो सेम प्रिंसिपल पे है? सीटी एंड एक्सरे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी परफॉर्म बिफोर, सपोज दैट कोई भी कंट्रास्ट यूज करना है तो यू नीड टू चेक द केएफटी सो दैट यू कैन प्रिवेंट द कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। ड्रग कौन सा ड्रग यूज करेंगे टू प्रिवेंट कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी? यस सर। कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी कल ही बताया था फार्मा में। कंट्रास्ट इंड्यूस्ड you will be using again, you can use N-acetylcysteine for the prevention of contrast induced nephropathy, for the prevention of contrast induced nephropathy। किसी भी नेफ्रोपैथी में प्रिवेंटिव रोल होता है किसका? N-acetylcysteine, जिसका निमोनिक क्या होता था? PCM। PCM मतलब पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी में contrast induced nephropathy या chemo induced nephropathy prevention, and also M stands for mucolytic nephroprotein प्रॉपर्टी होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द डीवीटी। कभी भी वर्ड बच्चे का गोल्ड स्टैंडर्ड आता है, पहले आता था, देखो पुराना क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं, आजकल ये वर्ड नहीं आता जा रहा। कभी भी गोल्ड आएगा तो मोस्टली कंडीशन में वो इन्वेसिव होता है, ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है? इन्वेसिव होता है। नाउ कैन आई यूज डुप्लेक्स वीनोग्राफी? यस, बट अगर पूछा गोल्ड स्टैंडर्ड तो यू आर गोइंग टू यूटिलाइज वीनोग्राफी समथिंग दैट विल बी यूटिलाइजिंग। अच्छा ये इमेज ये आपको पता है, ये इमेज आपके एग्जाम में बहुत पहले आया था और 2022 के नीट पीजी का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था। तो जो सीटी स्कैन होता है वो कलरफुल होता है क्या? नहीं, सीटी स्कैन कलरफुल नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं, पेट स्कैन और सीटी स्कैन को साथ में फ्यूज करते हैं, जो मैंने बुक में भी एक्सप्लेनेशन में दिखाया होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अ केस ऑफ पेट सीटी। क्यों करते हैं पेट सीटी? टू डिटेक्ट द मेटास्टेसिस। इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द मेटास्टेसिस, डिटेक्टिंग मेनली द मेटास्टेसिस। ये बताइएगा 24 ईयर ओल्ड मेल कंप्लीट फ्लोर में क्या है स्पाइन का नाम है? बाम्बू स्पाइन। किस कंडीशन मिलेगा? एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। बच्चे पॉट स्पाइन किस मिलेगा? टीबी में पॉट स्पाइन मिलेगा। और पॉट स्पाइन का व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? टीबी स्पाइन के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज एमआरआई। ठीक है, चलो ये कुछ वर्टिब्रा की कुछ साइन है। सैंडविच वर्टिब्रा किसमें मिलता है? ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज़ रिवाइज करने हैं ना। तो रगर जर्सी स्पाइन, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में आपको रगर जर्सी स्पाइन मिलता है। नेक्स्ट आता है बुलेट शेप वर्टिब्रा। बुलेट शेप वर्टिब्रा एकॉन्ड्रोप्लेशिया, जैसे देख लीजिएगा बी एकॉन्ड्रोप्लेशिया। पिक्चर शेप वर्टिब्रा आइवरी वर्टिब्रा, पेजेंट्स डिजीज। एच शेप, एच मतलब हसिया होता है, क्या होता है? हसिया, जो क्रॉप काटने के लिए होता है। एच फॉर सिकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिकल। अंग्रेजी बच्चे सिकल बोलते हैं और यूपी वाले बच्चे क्या बोलते हैं? हसिया बोलते हैं। फिश माउथ, ठीक है, फिश माउथ वर्टिब्रा विल बी सीन मेनली इन द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। स्कॉटिश beheaded dog appearance, spondylolisthesis। ये इंपॉर्टेंट क्या क्या अपीयरेंसेस हैं? ये कौन से अपीयरेंसेस हैं? वर्टिब्रल अपीयरेंसेस। वर्टिब्रल अपीयरेंस जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, जल्दी से। सैंडविच वर्टिब्रा, रगर जर्सी स्पाइन, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। बुलेट शेप वर्टिब्रा ए और बी, बुलेट शेप हो गया। पिक्चर पेजेंट, पिक्चर पेजेंट। एच शेप, एच से सिकल सेल। फिश माउथ ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, फिश माउथ ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, सॉरी ऑस्टियोपोरोसिस। स्कॉटिश beheaded spondylolisthesis। क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्टिब्रा की बात कर दी है, देयर आर चांसेस कई बार वो स्कल के बारे में पूछ देता है। स्कल रेडी, अगर स्कल का कुछ इमेजेस आते हैं, है ना, जैसे कि अगर मैं पूछूं पंच्ड आउट लिटिक लीजन, पंच्ड आउट लिटिक लीजन किसे मिलेगा? मल्टीपल माइलोमा। चलिए स्कल की बात कर रहे हैं तो और बताइएगा सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर, सिकल सेल एनीमिया, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। तो मैंने इसी को लिखा नहीं ना कि आप कंफ्यूजन दूर करो, मेरा तो काम कंफ्यूजन दूर करना है। सॉल्ट एंड पेपर मिलेगा हाइपर
पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस हेमोलिटिक एनीमिया मिलेगा, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया। कोई बात समझ आ रही नहीं? कॉटन वूल स्कल, cotton wool will be seen in your pages. Cotton wool skull will be seen in your pages. कोई डाउट तो नहीं है? Multiple punched out lesion, multiple myeloma, salt and pepper हो गया, hyperparathyroidism, hair on end appearance, sickle cell anemia, कोई hemolytic anemia like thalassemia, cotton wool skull, pages disease। और कोई स्कल का नाम जानते हैं आप? Geographical skull बताइए। बता तो दिया आपने, बताओ। Geographical skull, G के बाद आता है H। लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, बोला जी के बाद आता है H, हिस्टियोसाइटोसिस, ज्योग्राफिकल स्कल। ठीक है, ज्योग्राफिकल स्कल। और कोई स्कल पढ़ा आपने? नॉर्मल स्कल। चलिए ये बताइएगा, 35 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड पेन स्वेलिंग, कौन सा पेरेंट मिला आपको यहाँ पे? सोप बबल अपीयरेंस, यू आर गेटिंग एक्चुअली हियर योर सोप बबल अपीयरेंस। कौन से एरिया में है ये ट्यूमर? एपिफाइजल एरिया में। दिस इज पॉसिबली अ केस ऑफ जायंट सेल ट्यूमर। अगर मैं आपसे पूछूं, बच्ची बात बता दो, एपिफाइसिस से क्या क्या ट्यूमर आपने पढ़ा है? एपिफाइसिस से कॉन्डोब्लास्टोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा, कॉन्ड्रो क्या? हाँ, ईसीजी तो ठीक है, आपने पढ़ लिया। एपिफाइसिस से आया क्या? कॉन्ड्रो, उसी का दूसरा नाम है क्या? और जी से जायंट सेल ट्यूमर, जायंट सेल ट्यूमर। ठीक है, चलिए। और रिकेट्स फ्रैक्चर, सारे फ्रैक्चर, कोलिस फ्रैक्चर सब में ऑर्थो पढ़ाऊंगा। सारे फ्रैक्चर वहां पे एक बार दिखा दूंगा, सबके इमेज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स में जो 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस एग्जाम में, एक क्वेश्चन जो आने वाला है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट पे, डेफिनेट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेसेस पे। ऑर्थोपेडिक्स में कास्ट और ब्रेसेस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइएगा, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, मल्टीपल एरियाज ऑफ बोन पेन, रीनल फेलियर, तो पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल पंच और लीशन और बहुत सारे सिम्टम ये क्या है? मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा। ये बताइएगा, रिकेट्स। अब देखिएगा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मुझे रिकेट में एक्सेल में क्या क्या मिलता है? रिस्ट का एक्सेल। ज्यादातर कंडीशन में कभी भी अगर एग्जामिनर रिस्ट देता है, आर फॉर रिस्ट, आर फॉर रिकेट्स, आर से नहीं होता है, डब्ल्यू से होता है, लेकिन डब्ल्यू साइलेंट होता है। तो आर फॉर रिस्ट, आर फॉर रिकेट्स। क्लियर है? नाउ कभी भी एग्जामिनर अगर नी का एग्जाम बच्चे का देता है, केस ऑफ स्कल, राइट, तो रिकेट स्कल भी हो गया। नाउ एक्सरे फाइंडिंग क्या मिलता है, जो वर्ड्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है? स्प्लिंग, कपिंग, एक्सेट्रा। ग्रेट, सबको पता है आपको। आगे बढ़ते हैं। 5-year-old boy unable to pronate and supinate since childhood. What is the diagnosis? Radio ulnar synostosis, synostosis हो गया इसमें। Montagia अगेन सारे के सारे में एक्सरे ऑर्थो में डिस्कस करूंगा कि Montagia फ्रैक्चर होता क्या है। Montagia रेडियल का फ्रैक्चर है या अल्नार का फ्रैक्चर है, ऑल ऑर्थोपेडिक्स। ये बताइएगा, ठीक है, ये बताइएगा। और आईबीपी द इमेज वाज विटनेस, व्हाट इज द डायग्नोसिस? हॉर्सशू किडनी डुप्लेक्स, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, दैट इज डुप्लेक्स डबल यूरेटर या डुप्लेक्स यूरेटर। हॉर्सशू किडनी में आईबीपी में क्या फाइंडिंग मिलता है? वो तो आपको सीटी में मिल गया। मैंने बोला आईबीपी भी, देखो मैंने वर्ड क्या लिखा है, फ्लावर वास अपीयरेंस, देयर कैन बी फ्लावर वास अपीयरेंस। ठीक है, ये यही यहाँ पे मैंने दे भी दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए। देखिए मैं चाहता नहीं आपको प्रेशर है। स्पाइडर लेग अपीयरेंस, पॉलीसिस्टिक किडनी, कोबरा हेड या एडर हेड यूरेटर। तो कोबरा हेड, एडर हेड वाला जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितनी बार भी आया है, नीट में आया है, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो आराम से। ठीक है,
तो यहाँ पे ना आपको एक ऐसी स्वेलिंग दिख रहा होता है बड़ा सा कोबरा हेड या एडर हेड, यूरेट्रोसील है ना। फ्लावर ऑफ अपीयरेंस सबने भी बोला, और शुभ पिगमेंट मिलेगा। सैंडी पैचेस, सिस्टोसोमियासिस ऑफ द ब्लैडर, सोप बबल अपीयरेंस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। नाउ सोप बबल अपीयरेंस अगर एक्सरे में आ गया है, जायंट सेल ट्यूमर, जायंट सेल ट्यूमर, ठीक है। ये तो सबसे आसान है। और इसमें या डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म, जिसको बोलते हैं नट क्रैकर इसोफेगस, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म। अगर मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो डिफ्यूज हो गया। अगर ये डायरेक्टली आके ऐसे हो गया, बर्ड बीक अपीयरेंस, अगर बर्ड बीक अपीयरेंस है साथ में थोड़े बहुत फीलिंग डिफेक्ट भी दिख रहे हैं, जैसे पॉसिबल केस ऑफ कैंसर, पॉसिबल केस ऑफ एक्टोपिया, पॉसिबल केस ऑफ डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म। कोई डाउट नहीं है? एक्सीलेंट। ये बताइएगा आइडेंटिफाई द पैटर्न, किस कंडीशन में मिलेगा? डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलोसिस। एपोक्टोल साइन कहाँ मिलेगा? स्ट्रिंग साइन कहाँ मिलेगा? कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोरी स्टोन। देखिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, स्ट्रिंग साइन ऑफ क्वांटोर क्रॉस डिजीज, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर क्रॉस डिजीज, है ना। स्ट्रिंग साइन एक मिलता है चॉप्स, कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरस इतना ज्यादा थिक रहता है, स्टेनोस रहता है कि जब आप उसमें कोई भी बैरियम का यूज करते हैं तो आपको सिर्फ पतली स्ट्रिंग जैसी लाइन दिख रही होती है, वो यूजुअली बहुत ज्यादा नहीं पास कर पाता है, तो उसको स्ट्रिंग साइन आप बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड विद दिस वन वी आर डन विद आवर कंप्लीट रेडियोलॉजी। Did you guys enjoy the head? Chest X-ray, abdominal CT, right? बाकी इससे ज्यादा enjoy करोगे आप ऑर्थोपेडिक्स। फिर हम बात करेंगे एनेस्थीसिया।